नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो आपका क्लास है देख रहे हैं फीटर ट्रेड से संबंधित है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पूरा कंप्लीट सेट है जो आपके एग्जाम में जैसे 75 क्वेश्चन आता है, 60 मिनट टाइम मिलता है, बिल्कुल वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है ये, लेकिन हम पहले आपको ये पेज इसलिए लगा दिया ताकि आपको फील हो जाए कि चलिए ये ऑफिशियल पेपर है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में और आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर होकर के एग्जाम में जाना है। इसमें बहुत सारा हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाले हुए हैं आपके लिए और उसके बाद सारा जितना भी जरूरत था वो सब हम आपके लिए फोटो आने की चित्र भी लगाए हुए हैं, तो आपको समझने में बड़ा आसानी होगा। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम। देखिए ये क्या है आपका कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न आया हुआ है और ये आपका फीटर ट्रेड है आने की पार्ट बी। आपको लग रहा है कि सर डीजल मैकेनिक्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इस वीडियो के बाद हम डीजल मैकेनिक्स का भी एक पूरा कंप्लीट ऑफिशियल जो सेट है पेपर है वो लेकर के हम आएंगे आपके लिए, जो ट्रेड का पार्ट बी है वो वाला। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड है आपका, फीटर है। ठीक है, और ये आपका 21/1/2019 में ये पूछा गया है और इसका टाइमिंग क्या था एग्जाम का, तो 8:30 बजे से 11 बजे। तो ये आपको लग रहा होगा 2.5 घंटा का पेपर होता है, नहीं, ये पेपर कितना देर का होता है, 1 घंटा का होता है। इसमें 1.5 घंटा पार्ट ए होगा और 1 घंटा आपका पार्ट बी जो कि आपका ट्रेड होगा, जो इसमें कौन सा है तो आपका फीटर का है, जो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये आ गया। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि सर ये अंग्रेजी में लेकर के क्यों आ गए, हिंदी में क्यों नहीं लाए। तो एक्चुअली ये ऑफिशियल पेपर जो पूरा का पूरा मिला ये अंग्रेजी में ही मिला है, हिंदी में ना मिला है। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपको हिंदी में समझा देंगे। और एक और खास बात क्या है ये भी सुन लीजिए। बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर खाली हिंदी में बताइए, बहुत ऐसा टर्म है आपको जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उसमें इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे कि आपका स्वान नट है ना, तो ऐसे लिख देगा, स्वान नट आपको लिख देगा। तो अंग्रेजी में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, आपका बात बराबरे होगा। तो जहां भी आपका जरूरत होगा हिंदी का, हम हिंदी आपको बताते चलेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेन फोकस है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इस बात पे पूरा अटेंशन दिया जाएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, करेंट विच ऑफ द फ्लोइंग लॉकिंग नट इज ए स्लॉट कट हाफ वे अक्रॉस द नट। अब इसका मत समझिए, मतलब समझिए, करा एक ऐसा नट जिसमें उसके हाफ वे में क्या है ना कि पूरा का पूरा स्लॉट कटा हुआ है। यहाँ पे जो हम नट लगाए ना ये सिंपल नट है। एक्चुअली ना ये वाला स्वान नट मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली इस फॉर्मेट में, ड्राइंग के फॉर्मेट में तो मिल रहा था, ये ड्राइंग वाला फॉर्मेट में मिल रहा था, लेकिन ऐसा वाला में नहीं मिला है नेट पे, तो इसीलिए हम ये उठा लिए। लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि ये नट हो गया ना, तो हेक्सागोनल सिंपल नट है और इसी नट में क्या करेगा ना कि हाफ इस बीच में क्या करेगा कि ऐसे जो है कट लगा देगा। ठीक है, ऐसे बीच में कट लगा करके इसको हटा देगा और ये ऊपर से क्या करेगा ना कि यहाँ पे एक होल कर देगा, होल कर देगा इस नट के ऊपर में। और उसके बाद यहाँ नीचे वाला पोर्शन में आपका स्क्रू जो है थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ रहता है जो होल रहता है उसमें, तो इसमें हम एगो स्क्रू लेकर के डाल देते हैं। दूसरा कलम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता है। एगो स्क्रू लेकर के डाल दिए और जिसके वजह से ये क्या हो गया कि मतलब अच्छे से ये दोनों पोर्शन को टाइट कर लिया, एक प्रेशर जनरेट हो गया। तो जिस बोल्ट में इसको हम सेट करेंगे ना तो क्या होगा ना कि ये थोड़ा प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, जिसके वजह से जल्दी खुलेगा नहीं। तो स्वान नट में आपका क्या होता है कि स्लॉट कटा रहता है हाफ वे अक्रॉस द नट। अब यहाँ ड्राइंग वाला डायग्राम में अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका टॉप व्यू आपको दिख रहा है और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये क्या है आपका होल है और ये ऊपर से होल है और ये नीचे जो नट है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हाफ कटा हुआ दिख रहा है स्लॉटेड। इसी में हम क्या करते हैं, इस स्क्रू को डालते हैं और यहाँ पे आपका थ्रेड रहता है, ऊपर में सिर्फ होल रहता है ऊपर वाला पार्ट में, लेकिन यहाँ सिर्फ होल होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट में यहाँ थ्रेड कटा हुआ रहता है, जिसके हम इसको टाइट कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और जब ये प्रेशर जनरेट हो जाता है तो जल्दी से नट क्या होता है, खुलता नहीं है, जिस भी बोल्ट में टाइट रहता है वहां से। ठीक है, तो इसका पर्पस समझे कि नहीं आपसे हमको बताइए, सिर्फ अंग्रेजी हिंदी का चक्कर छोड़िए बाबू भैया, सब समझा देंगे हम आपको। ठीक है, तो देखिए अब स्वान नट समझ गया क्या होता है कि हाफ उसमें कटा होता है, काटते क्यों है, ऊपर से वो स्क्रू टाइट करते जिसके वजह से वहां प्रेशर डेवलप रहता है और वो बोल्ट से जल्दी खुल करके बाहर नहीं होता।
समझ गया आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे देखिए इस नट को क्या बोलते हैं, तो व्हील्स नट भी इसी को बोलते हैं, स्वान नट को। हो सकता है कि आपको अगला बार ये पूछ ले कि व्हील्स नट क्या है, तो स्वान नट ही होता है। इसमें आपका स्लॉट कटा होता है हाफ वे अक्रॉस द नट, और इसको नट बोलते हैं। और ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका बोल्ट होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखिएगा। कई बार लोग वाइवा में कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं नट कौन है और बोल्ट कौन है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जैसे कि आपका वेंच वाइस जो होता है ना, वेंच वाइस जो होता है तो वो क्या करता है, वेंच वाइस का काम क्या होता है, जॉब को पकड़ के रखना। आप वर्कशॉप में यूज किए होइएगा वेंच वाइस। वेंच वाइस पे क्या करते हैं, जॉब को फिट कर देते हैं और दे फाइलिंग करने लगते हैं, पूरा का पूरा आप रगड़ने लगते हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। रुक जाइए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप रुक जाइए। एक्चुअली हम पहले निकाले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फाइल है, एक निकल गया और अंदर में है। ठीक है, फाइल का हम एक्चुअली वीडियो भी बना रखे हैं सारा टूल का, तो भी आप देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, वेंच वाइस में पहले आप फिट कर देते हैं, उसके बाद जो भी मटेरियल होता है उसको आप क्या करते हैं, वर्क पीस से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आप फाइलिंग करते हैं ना, तो वही आप क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। तो इसका काम क्या होता है वेंच वाइस का, कि जॉब को पकड़ के रखना। अब ये कह रहा है कि इसका बाहरी जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का ये बना हुआ होता है। ठीक है, यही कह रहा है ना कि आउटर पार्ट ऑफ ए होल्डिंग जॉ ऑफ ए वेंच वाइस इज मेड ऑफ, मेड किसका बना होता है, तो ये आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। मतलब मेड मतलब किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ क्या लिखा है कि यूज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस और जॉब, तो हमारे पास वर्क पीस होता है, जॉब होता है, उसको क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम वेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। अगला है कि द वाइस यूज फॉर वेंच वर्क इज द, यानी कि वेंच वाइस और इंजीनियरिंग वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, तो वेंच वाइस भी बोलते हैं और इंजीनियरिंग वाइस भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग होल, इनलार्जिंग का मतलब क्या है, कि बढ़ाना। जब कोई होल है ना, तो उसके साइज को बढ़ाने के लिए, मतलब कोई छेद है, छिद्र है, तो उसके साइज को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसमें हम बोरिंग करते हैं। जब मान लीजिए पहले से कोई मान लीजिए हमारे पास वर्क पीस था, ठीक है, ये हमारे पास वर्क पीस था, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए कि एक ड्रिल से एक होल कर दिए। अब ड्रिल से हमारे पास ये होल हो गया वर्क पीस में। अब इसके साइज को थोड़ा बढ़ाना है, इनलार्ज करना है, तब इसको साइज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बोरिंग करते हैं, तो साइज बढ़ाते हैं। लेकिन यहीं पे बोल देता फिनिशिंग करना है, इसको एकदम फिनिशिंग करना है अच्छा से, तब क्या करते हैं, रिमिंग करते हैं। तो यही बात लिखा कि इनलार्जिंग होल साइज एंड इनहांसिंग सरफेस फिनिशिंग। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनलार्जिंग बोल रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, बोरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तभी होल का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन खाली फिनिशिंग का बात करता, मतलब इनलार्जिंग का बात नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या होता, रिमिंग होता। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि बोरिंग क्या है, यहाँ पे बोरिंग होगा। ठीक है, एक्चुअली इंजन लिखा गया है बोरिंग। तो बोरिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं किसको, एग्जिस्टिंग होल, जो पहले से हम ड्रिल किए हुए हैं, उसी होल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उस छिद्र को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, बोरिंग का। अगला आपका रिमिंग है। रिमिंग का काम क्या होता है कि खूब हाई लेवल पे फिनिशिंग करना, उसको अच्छे से एकदम पूरा फिनिशिंग करना उसको। तो ये आपका क्या होता है कि आने की रिमिंग होता है। तो जब होल को फिनिशिंग की बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, रिमिंग। लेकिन होल को साइज बढ़ाने की बात करेगा तो आंसर क्या होगा, बोरिंग होगा। इतना बात आप समझ गए ना, हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर तो नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जिग आर अवेलेबल फॉर, जिग का काम क्या होता है भैया, आपको दो चीजें पढ़ना, एक तो जिग पढ़ना अच्छे से और दूसरा फिक्सचर पढ़ना अच्छे। जिग का काम क्या होता है कि किसी भी जॉब को पकड़ के भी रखना, उसको लोकेट भी करना, उसको गाइड भी करना, यानी कि रास्ता को भी दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिग का काम क्या होता है, ड्रिल करना, यानी कि ड्रिलिंग एंड बोरिंग में हम इसका यूज करते हैं जिग का, और ये गाइड का भी काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका जिग का फिगर है और ये भी आपका जिग का है, जो कि मतलब टूल के जो है ना वो गाइड भी कर रहा है और पकड़ के भी रखा है। लेकिन फिक्सचर का काम क्या होता है, फिक्सचर का मतलब क्या, फिक्स रखना, मतलब सिर्फ और सिर्फ टूल को पकड़ के रखना, या जो भी चीज को है उसको पकड़ के रखता है, तो किसका काम होता है, फिक्सचर का काम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए,
जिग जो होता है आपका क्या होता है कि यानी कि एक स्पेशल डिवाइस होता है। ये क्या इसका काम होता है, तो होल्ड करना यानी कि पकड़ के रखना, सपोर्ट करना मतलब उसको सपोर्ट देना, लोकेट करना यानी कि बताना कि उसको किधर के तरफ जाना है, ठीक है। और गाइड भी करना होता है, जो कटिंग टूल होता है उसका गाइड करना कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक प्लेट था, तो इधर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास ड्रिल मशीन कोई था, हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, रैंडम आप समझिए, ठीक है। ये आपका ड्रिल मशीन है, ठीक है, ये आपका ड्रिल बिट है, ड्रिल मशीन है, ड्रिल बिट है, ठीक है, ये आपका ड्रिल बिट है। इसको मान लीजिए कि अगर कोई गाइड नहीं करेगा तो ये यहाँ भी होल कर सकता है, यहाँ कहीं भी होल कर सकता है, लेकिन इसी में अगर एगो ऊपर से ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, अब इसको क्या करना, इसी से होकर के पास करके नीचे जाना है, तो इसके मतलब ये होल यहीं पे करेगा, तो यही बात है। तो ये अगर ऐसा शेप है तो इसके मतलब क्या है, ये आपका जिग है, टूल को गाइड भी कर दिया। अगर ये नहीं रहता तो इसके मतलब ये यहाँ कहीं भी भटक सकता था, मशीन आगे पीछे हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये जो आपका ड्रिल बिट है, तो ये गाइड करने के लिए यहाँ पे ये है कि भैया आपको इसमें जा करके होल करना है, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ पे भी है, देख रहे ऊपर में यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, देखिए छोटा छोटा आपका होल बना हुआ है इस वर्क पीस में होल करने के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर में जिग में ही बना है, लेकिन फिक्सचर का काम क्या होता है, सिर्फ उसको पकड़ के रखना, जैसे कि आपका बेंच बाइस होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका काम क्या होता है, सिर्फ पकड़ के रखना, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़े, आइए देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपास इज यूज टू स्क्राइब सर्कल और एन आर्क विथ ए लार्ज डायामीटर। जब भी आपको बड़ा सा डायमीटर की बात करें, अगर हम बोलेंगे कि एक छोटा सा सर्कल बनाइए ना भैया, तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत डिवाइडर लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, सर्कल बना दीजिएगा। लेकिन अगर बड़ा सर्कल बनाना है तो डिवाइडर से थोड़ी ना होगा। यही पे तो यहाँ कह रहा है कि बड़ा सा सर्कल बनाना है, ठीक है, लार्ज डायामीटर का, तब हम किसका यूज करते हैं, तो ट्रैमल कंपास का यूज करते हैं। ये हिंदी में भी ट्रैमल कंपास लिख करके देगा, ठीक है। तो ट्रैमल कंपास का हम यूज इसमें करते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ लार्ज सर्कल और आर्क डेट आर्क बियॉन्ड द लिमिट ऑफ डिवाइडर, मतलब वो डिवाइडर के लिमिट से बाहर है, डिवाइडर के द्वारा हम इतना बड़ा सर्कल को नहीं बना सकते हैं। तो वैसे सर्कल को हम किससे बनाएंगे या आर्क को किससे बनाएंगे, तो हम ट्रैमल का यूज जो है करेंगे, ट्रैमल कंपास का यूज करेंगे। इस बात को आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। ये क्वेश्चन सब पूछा गया है रेलवे के ही एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से बनेगा। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जितना वीडियो मैं यूट्यूब पे कराता हूं क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा पूरा संभावना है। देखिए अगला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट विल स्टार्ट फ्लो व्हेन पोर। पोर का मतलब क्या है, जब लुब्रिकेंट के आप उसमें डाल दिए, लुब्रिकेंट उसमें डाल दिए तो क्या हुआ कि फ्लो होना, बहना शुरू हो गया। वो कौन सा टेम्परेचर है भैया, ये हमको बताइए जरा। तो कौन सा टेम्परेचर है, तो पोर पॉइंट है, पोर पॉइंट टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट बहना शुरू हो जाता है, जब हम लुब्रिकेंट को उसमें डाल देते हैं तब। यही बात यहाँ लिखा गया कि पोर पॉइंट द टेम्परेचर एट विच, मतलब एट रीच द लुब्रिकेंट, एट विच होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एट विच द लुब्रिकेंट, यहाँ पे विल होना चाहिए, लुब्रिकेंट विल टू फ्लो व्हेन पोर। जब हम उसमें डालते हैं ना तब क्या होता है, वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब लुब्रिकेंट को उसमें डाल देते हैं तो फ्लो होना शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर कौन सा है, तो आपका पोर पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, सब एग्जाम में आता है, ये में नहीं। यहाँ पे जो तीनों आता है वो तीनों मैं लिख दिया हूँ, तो आपको छूटने की संभावना तो न के बराबर है। देखिए पहला क्या कर रहा है, कह रहा है लिस्ट काउंट आपको बताना है स्टील रूल का। यही आपका स्टील रूल है, स्टील रूल है। और ये आपका क्या है, तो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये सब आपका, मेरे पास ये सब डिवाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली मैं पहले निकाल के नहीं रखा हूँ, ठीक है, इसलिए अभी निकालना पड़ रहा है। ये देखिए, ये आपका माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसे आप परिचित होंगे, कॉलेज में आप यूज किए होइएगा इसको। इससे हम क्या करते हैं, तो थिकनेस को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, इसको खोलते हैं, उसके बाद इसमें हम थिकनेस को चेक करते हैं। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है ये पूछा जाता है। इसका मटेरियल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सब मटेरियल जो है, इसका जितना भी पार्ट है अलग अलग मटेरियल से बना होता है इसीलिए। लेकिन इसका लिस्ट काउंट जरूर पूछा जाता है, और इसे हम प्लेट का थिकनेस को जो है चेक करते हैं। तो इसका माइक्रोमीटर जो होता है आपका, ये है माइक्रोमीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो
0.01 जो है mm होता है, ये इंपोर्टेंट है। लेकिन ये आपका मैट्रिक सिस्टम है, ये भी याद रखना, यानी कि मैट्रिक सिस्टम में यही अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछ ले इसका माइक्रोमीटर का ब्रिटिश सिस्टम, तो ये कितना हो जाता है 0.001 इंच होता है, इंच में होता है। ये कितना होता है, मैं यहाँ पेन चेंज करके आपको सर्कल कर देता हूँ ताकि आसानी से दिखे। ये देखिए 0.001 इंच होता है, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप माइक्रोमीटर समझ गए, माइक्रोमीटर से हम थिकनेस को चेक करते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट 0.01 mm मैट्रिक सिस्टम में होता है, और ब्रिटिश सिस्टम में पूछे तो 0.001 इंच होता है, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ये आप देख रहे हैं ना, आपको उल्टा दिख रहा है, अब आपको सीधा दिख रहा होगा, देखिए। नहीं, ये तो हमको दिख रहा है ना, ये आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका वर्नियर कैलिपर, इससे भी हम क्या करते हैं, इसका भी लिस्ट काउंट होता है। और ये आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये होता है, ठीक है। किसका, स्टेनलेस स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का ये बना हुआ होता है। ज़्यादातर आपके परीक्षा में स्टेनलेस स्टील ही मिलेगा। इससे हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को मापते हैं। एक तो हम क्या मापते हैं, जो एक्सटर्नल डायामीटर होता है किसी भी चीज़ का, उसको मापते हैं। ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका मेन स्केल है। और ये जो छोटा वाला देखते हैं ना, ये आपका वर्नियर स्केल है। इसको ढीला करके इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो जॉ देखते हैं, इसके माध्यम से हम किसी चीज़ के इनर सर्कल का डायामीटर, मतलब भीतरी के व्यास को मापते हैं। और इससे किसको, तो बाहरी चीज़ों को, बाहरी डायामीटर को हम इससे मापते हैं, जो नीचे वाला है इससे, ठीक है। जब आप कभी यूज किए होइएगा तो आपको पता भी होगा। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm होता है लिस्ट काउंट। लेकिन ये आपका मैट्रिक सिस्टम में होता है। लेकिन जब ये अगर आपसे ब्रिटिश सिस्टम में बात कर ले, तो ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है, ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है, तो 0.001 इंच। इंच का सिंबल आपका ऐसे होता है, ठीक है। या मैं लिख ही देता हूँ इंच, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका इंच में होता है। तो इंच में आप बोलिएगा सर दोनों का सेम होता है क्या, तो दोनों का एक्चुअली ना 3 पॉइंट के बाद डिफरेंस होता है, तो उसको नहीं कंसीडर किया जाता, इसीलिए दोनों का सेम हो जाता है। लेकिन मैट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे जो माइक्रोमीटर है उसमें 0.01 होता है, और जो आपका मतलब वर्नियर कैलिपर है इसमें कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लिए। उसके बाद अब क्या है, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया स्टील रूल से, तो ये आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये अलग अलग साइज में आता है। हमारे पास जो साइज है कितना, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर वाला साइज वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो आपका 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट आपका होता है। कितना होता है, 0.05 mm। तो इस क्वेश्चन को आपको, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। लिस्ट काउंट अगर स्टील रूल का पूछे तो 0.5 mm, माइक्रोमीटर का पूछे तो 0.01 mm मैट्रिक सिस्टम में, और आपका ब्रिटिश सिस्टम में 0.001, और वर्नियर कैलिपर का पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 0.02 mm, और ये हो जाएगा आपका मैट्रिक सिस्टम में। और ब्रिटिश सिस्टम में पूछेगा तो 0.001 mm, ठीक है। इतना बात आपको याद हो गया, यहाँ से क्लियर कट है ना। ये पीडीएफ आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मतलब एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी हम ये पूरा का पूरा पीडीएफ, जैसे बोर्ड का पीडीएफ है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ डाल देंगे, ताकि आपको यही चीज तो रिवीजन करने में काम आएगा। अगर प्लेन पीडीएफ डाल देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। ये लिखा हुआ पीडीएफ हम आपको डाल देंगे कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिंग ऑयल सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो स्प्लैश फीड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लैश फीड सिस्टम इसको हम बोलते हैं। जो आपका रिंग ऑयलिंग सिस्टम होता है उसको ये चीजें बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज कार्बन डाइऑक्साइड
कौन सा ऐसा बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है सील्डिंग गैस के रूप में होता है। सील्डिंग गैस करने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग का जो मोल्टेन मेटल है ना, तो बाहरी जो इन्वायरमेंट का जो गैस है बहुत सारा, उससे वो कुछ रिएक्शन न कर जाए, इसीलिए हम वहाँ पे सील्डिंग गैस का यूज करते हैं, ताकि वो प्रॉपर मतलब सही से मोल्टेन मेटल जो है मतलब रह सके, उस किसी दूसरा गैस के साथ जो है रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो यही बात है आपका। तो देखिए कह रहा है कौन सा वेल्डिंग यूज करता है, तो ये है आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, जो आपका सील्डिंग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। और इसको और क्या बोलते हैं, तो और हम इसको यानी कि मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखा गया, उसके बाद वेल्डिंग का डायग्राम है, सब बताते हैं, ध्यान से देखिए। टीक का मतलब क्या होता है, तो इस टीक का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें जो रड यूज होता है वो आपका नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब गैस जाता है उससे वेल्डिंग होता है, उसमें हम बाहरी से जो है मतलब मेटल को फीड करते हैं ताकि वो मेल्ट होकर के क्या हो सके, वेल्डिंग हो सके। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। ठीक है, जो आपका टीक वेल्डिंग है। मिग वेल्डिंग जो होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें क्या होता है आपका, ये टीक का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। ठीक है, और मिग का क्या होता है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इसमें आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। सील्डिंग गैस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन था। तो जैसे कि आपका आर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड हीलियम हो गया, तो ये सब आपका सील्डिंग गैस है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, हाँ मैं इधर देख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए आर्गन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये सब मतलब ये हीलियम जो है ना और गैस के साथ है मिक्स होकर के भी इसका यूज जो है किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेल्डिंग देख रहे हैं, ये प्रोसेस आपको दिख रहा है, हमको बोर्ड पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में या लैपटॉप में थोड़ा क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका सील्डिंग गैस है, जो कि यहाँ पे ये फ्लेम होता है ना, मोल्टेन मेटल होता है यहाँ पे, तो यहीं पे बाहर में आपका सील्डिंग गैस होता है। ठीक है, ये आपका मोल्टेन मेटल है और ये आपका वर्क पीस हो गया, ये जो है हमारा मतलब जैसे कि जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये आपका सॉलिड जो हो गया, मतलब पीछे से जैसे कि हम वेल्डिंग करते समय आगे जा रहे हैं, तो इधर का प्लेट जो है आपका धीरे धीरे सॉलिड होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान, मेनली आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि सील्डिंग गैस जो होता है हम बिल्डिंग में यूज करते हैं, बाहरी जो इन्वायरमेंट के गैस है उससे रिएक्ट होने से उसको बचाने के। ठीक है, चलिए अगले देखिए। अगला आपका क्या है कि विच हैंड टूल इज यूज टू फॉर्म्स इंटरनल थ्रेड इन होल। जब कोई होल है तो उसमें इंटरनल थ्रेड को बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई होल है, ठीक है, आपको ऐसे कोई होल है, इसके अंदर में अगर कोई थ्रेड काटना है, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए अंदर में अगर थ्रेड काटना है तो आप किसका यूज कीजिएगा, तो अगर अंदर में अगर थ्रेड काटना है तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका टैप इसका नाम है। इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये देख रहे हैं अलग अलग जो है साइज में आपका अवेलेबल। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस होल में लगा देते हैं, उसके बाद इसका जो इस साइड जो होता है उसको हम इसमें लगा देते हैं, और उसके बाद इसको हाथ से नचाते हैं ऐसे। जब ऐसे नचाएंगे ना हाथ से, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर में इंटरनल थ्रेड जो है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये टैप का यूज करते हैं। आप सोचिएगा सर ये क्या है, इसे तो हम क्या करते हैं, अंदर के तरफ जो होता है इंटरनल थ्रेड को, आने की इंटरनल थ्रेड कट करते हैं। ठीक है, और इससे इंटरनल मतलब अंदर के तरफ वाला जो है थ्रेड वो हम कट करते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका डाई है, डाई। इससे हम क्या करते हैं, जो बाहरी का थ्रेड होता है उसको कट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पाइप है, मान लीजिए कि ऐसा कोई पाइप है, हालांकि ये तो दूसरा चीज, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा पाइप है, तो इसके ऊपर हम क्या किए ना, सबसे पहले हम डाई को चढ़ा दिए। अब इस डाई को, जैसे कि इस डाई को देख रहे हैं ना, इसमें ये अलग अलग साइज का डाई है और इसमें भी एक डाई को फिक्स किया गया, और इस डाई को इसके ऊपर हम चढ़ा दिए। और उसके बाद जब हम इस दोनों को पकड़ के रोटेट करेंगे ना, तो इसके ऊपर, इस पाइप के ऊपर बाहरी वाला थ्रेड कट जाएगा, चाहे जो भी कुछ होगा इसके ऊपर बाहरी वाला थ्रेड कट जाएगा, यानी कि चूड़ी कट जाएगा। तो वो क्या होगा कि फिर हम एगो पाइप में अगर अंदर की तरफ चूड़ी है, दूसरे में बाहर की तरफ चूड़ी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, वो जोड़ने में काम आ जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों का साइज अलग अलग होना चाहिए तब होगा। ठीक है, तो यही चीज है आपका। ठीक है, जैसे कि हम टैप का यूज करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, और जो हमारे पास डाई होता है ये एक्सटर्नल थ्रेड
यानी कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए आपके पास अगर पेन कॉपी है तो लेकर के भी बैठिएगा, क्योंकि जो मैं लिखता हूं ये अगर कई बार आपको पढ़ने में अगर ना समझ में आए, ठीक है, तो आप लिखे भी रहिएगा तो आपको वो काम आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यानी कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए यही बात यहाँ पे भी लिखा है, देखिए टैप और इंटरनल थ्रेड एंड डाई का यूज कब करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो। देखिए अगला जो आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेल्ट मटेरियल कैन विथस्टैंड एसिडिक एंड वेट कंडीशन। एसिडिक का मतलब क्या है कि जैसे कि जो भी एसिड वाला चीज है उससे भी बचा सकता है, और जैसे कि वेट मतलब जैसे कि बारिश उरिश बहुत हो रहा है तो वैसे कंडीशन में भी बचा सकता है। तो कौन सा बेल्ट है, तो वह है आपका यानी कि बेलाटा। ये बेलाटा जो है इस अगर इस मतलब बेल्ट है इस मटेरियल का या बेलाटा बेल्ट है, वो क्या करता है, इस दोनों मौसम में भी या इस दोनों कंडीशन में चल सकता है। एसिडिक कंडीशन हो या फिर वेट कंडीशन हो, जैसे कि बारिश उरिश का मौसम हो, उसमें भी ये चलता है, ठीक है। हालांकि बेल्ट जो होता है सब मटेरियल का होता है, लेदर का भी होता है, रबर का भी होता है, कॉटन का भी होता है, और ये आपका हो गया। तो ये आपका बेलाटा जो है, ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, रबर टाइप का है। तो ये रबर टाइप का अगर है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का रबर है, तो ये सब कंडीशन में जो है आपका चल सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं अलग अलग बेल्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, कह रहा है कि बेल्ट मटेरियल का कोफिशियंट कैसा होता है, हाई होता है। जब इसका कोफिशियंट हाई होगा ना तो इसमें फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो वो स्लिप नहीं करेगा। देखिएगा धान कुटाने वाला या मतलब गेहूं पिसाने वाला मशीन होता है, वहां देखिए बेल्ट ज्यादा स्लिप करते रहता है। तो बेल्ट जितना ज्यादा ग्रिप रहेगा ना, स्लिप कम करेगा, उतना ज्यादा इफिशियंटली पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा वो, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, उसमें क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और ये क्या करता है ओवरकम करता है किसको, स्लिपिंग को। स्लिपिंग को ओवरकम करना यानी कि कम करता है, जिसकी वजह से पावर का ट्रांसमिशन अच्छा होता है। अगला है कि लेदर जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है बेल्ट मटेरियल के लिए, लेदर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और जो बेल्ट को हम स्पेसिफाई करते हैं किस बेसिस पे, मतलब उसको स्पेसिफाई करना मतलब उसको बताना कि ये कैसा है, इसका कैसा मजबूती है, क्या है, तो उसको लेयर के अकॉर्डिंग कि उसमें कितना लेयर का बेल्ट बना हुआ है उसके बेसिस पे हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। अगला जब का बेलाटा जो है आपका बेल्ट, ये 20% स्ट्रॉन्गर देन द रबर बेल्ट, ठीक है। जो दूसरा बेल्ट होता है उससे थोड़ा ये स्ट्रॉन्गर होता है जो आपका बेलाटा होता है, ठीक है। और ये जो होता है मतलब जैसे कि जो आपका एसिडिक या वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, मतलब वाटर में भी ये काम कर सकता है, पानी में भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर वहाँ पे लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप के मटेरियल है। टेम्परेचर जब ये हाई होगा तो इसका कंडीशन जो है डगमग होने लगेगा, गड़बड़ होने लगेगा, समझ गए ना। तो इसीलिए इसमें इसके कंडीशन में टेम्परेचर जो होना चाहिए 45 डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, तब इसका यूज करेंगे। लेकिन ये एसिडिक और वेट कंडीशन में काम कर जाता है। ये यूनिक क्वेश्चन था, ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। हालांकि पूरे कोर्स में सब कुछ बढ़िया से पढ़ाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन कम दिख रहा हो लेकिन मैं पढ़ देता हूं। देखिए कह रहा है कि हाउ कैन एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब आपको 4 चीज वहां दिया होगा, जैसे कि एगो तो एल्युमिनियम भी दिया होगा, ब्रास भी दिया होगा, कॉपर भी दिया होगा और माइल्ड स्टील, ये सब अगर दिया होगा एक ही जगह रख देगा तो आप एल्युमिनियम को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। उसको बोलिएगा हाई डक्टिलिटी के माध्यम से, नहीं, किस माध्यम से, तो ऑब्जर्विंग सिल्वरी अपीयरेंस, मतलब जो आपका एल्युमिनियम होता है थोड़ा थोड़ा सिल्वर टाइप के दिखता है, चांदी होता है उस कलर का थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो वो चीजें आपका क्या है, तो एल्युमिनियम। हालांकि और जो आपका है कॉपर, तो कॉपर कैसा दिखता है, यानी कि तांबा होता है। कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा। अब बोलिए कि सर हिंदी नहीं लिखे, तांबा लिख दिए। ये आपका ब्रास है, ब्रास का मतलब क्या होता है, तो ब्रास का मतलब यही होता है ना, पित्तल होता है ना, एक बार आप देख भी लीजिएगा, ठीक है, पित्तल होता है। और ब्रोंज का मतलब क्या होता है, आपका कांस्य होता है।
कांच से होता है। तो ये चीज़ का हिंदी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए तो कॉपर जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो रेडिश होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा लाल जैसे होता है, ठीक है। ब्रास जो होता है कैसा होता है, येलो, यानी कि थोड़ा थोड़ा पीला जैसे होता है। और ब्रोंज जो आपका कांच से होता है कैसा होता है, तो रेड से येलो, रेड टू येलो कहने का क्या मतलब है, कहीं पे आपको थोड़ा रेड जैसे मिलेगा, कहीं पे येलो जैसे, मतलब उसी कलर में ढलते हुए आपको दिखाई देगा। बोलते हैं ना आप कई चीज, अरे ये तो मिक्सिंग कलर लग रहा है, काफी मजेदार है, तो वैसे ही आपको ये थोड़ा सा दिखेगा। आपका लीड यानी कि शीशा जो होगा कैसा, तो सिल्वर इन कलर व्हेन इन मोल्टेन स्टेट, जब वो पिघला हुआ रहेगा शीशा तो आपको कैसा दिखेगा, तो सिल्वर कलर का चमकते हुए दिखेगा। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है आपको। एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम वो आपका ऐसा दिखेगा। कॉपर यानी कि तांबा जो होगा रेड दिखेगा। जो आपका ब्रास है वो यानी कि पीतल जो है कैसा दिखेगा, येलो यानी कि पीला कलर के दिखेगा। और जो आपका ब्रोंज है, कांच से है, ये कैसा, तो रेड से येलो, मतलब लाल से पीला की तरफ मूव करते वैसा कलर आपको दिखेगा, ठीक है। जबकि आपका शीशा जो लीड होगा ये कैसा दिखेगा, तो मोल्टेन स्टेट में आने की जब पिघला हुआ अवस्था में रहेगा तो आपको कैसा दिखेगा, रेड इन कलर दिखेगा, ठीक है। रेड है ना, सिल्वरी इन कलर दिखेगा, सिल्वर टाइप के कलर आपको दिखेगा चमकते। तो क्वेश्चन का आंसर समझ गए ना। आगे बढ़े, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर हाइट गेज। एगो बात हम आपको बताएं, जब ये वर्नियर का चर्चा करेगा ना सीधे 0.02 पे चले जाइएगा, ज़्यादा सोचने की बातें नहीं है। वो हाइट पूछे, सिंपल पूछे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 0.02 पे चले जाना है। ऑप्शन में देखिए यहाँ 0.02 mm है। और 99% केस में ये आपका मेट्रिक सिस्टम में ही पूछता है, मेट्रिक सिस्टम में ही पूछता है। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर वो ब्रिटिश सिस्टम में पूछ ही लिया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो दोनों पढ़ रहे हैं ना। तो ब्रिटिश सिस्टम लगा तो कितना हो जाएगा, 0.001 इंच में आपका हो जाएगा। तो हम तो दोनों पढ़ते चल रहे हैं, तो कुछ भी पूछ लो, हमें उससे क्या मतलब है। तो देखिए ये चीजें आपका हो गया। देखिए तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ काफी सारा आपको पाइप दिख रहा है, तो ठीक है, सबका अलग अलग मतलब है, इसीलिए ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड। एक साइड से ब्लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई यहाँ तक पानी आ रहा है, अब इसके बाद हमको ऊपर चढ़ाना है, मतलब इधर वाला जो निकल गया उसको हमको ब्लॉक कर देना है। तो जब पाइप को ब्लॉक कीजिएगा तो पाइप में अगर मतलब थ्रेड अगर कटा हुआ है इंटरनल, तो आप एगो कोई ऐसा बोल्ट लीजिए जिसको क्या कीजिए, उसके ऊपर कस दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा ना कि इस साइड बंद हो जाएगा। तो आपका यही है, ये देख रहे हैं ना, ये आपको इसमें एक्सटर्नल थ्रेड दिख रहा है, एक्सटर्नल की तरफ ऊपर से आपको थ्रेड नहीं दिख रहा है, चूड़ी नहीं दिख रहा है। तो ये चूड़ी को लेकर के पाइप में कस दीजिएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उस साइड का फ्लो बंद हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लग बोलते हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ये सब ऑप्शन थोड़ा बता दीजिए ना, थोड़ा क्यों, पूरा बताते। देखिए रिड्यूसर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पाइप है, दोनों का डायामीटर डिफरेंट है, तब आप जोड़ने के लिए दोनों का डायामीटर यानी कि व्यास जो है अलग अलग है, तो जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिड्यूसर का यूज करेंगे। अगर दो को डिफरेंट साइज का अगर पाइप है तो रिड्यूसर का यूज करेंगे। इधर देखिए बड़ा डायामीटर और इधर आपका छोटा डायामीटर। उसके बाद आप बोलिएगा सर यूनियन क्या है, तो यूनियन कुछ हो नहीं है, यूनियन वो है कि दो को पाइप को कनेक्ट कर दे, वही आपका यूनियन है। देख रहे हैं इसमें इधर से भी होल है, इधर से भी होल है, दोनों साइड से पाइप ला के जोड़ देंगे, यही आपका यूनियन। अब बोलिएगा सर कपलिंग काहे के लिए छोड़ रहे हैं, इसको भी बताइए। तो कपलिंग भी बताते। देखिए कपलिंग का काम होता है दो शाफ्ट को जोड़ना, पावर ट्रांसमिशन में ये काम आता है। दो शाफ्ट को जोड़ देते हैं ना, तो पावर का ट्रांसमिशन आपका इधर से उधर होता है, तो कपलिंग के माध्यम से जोड़। यही बात यहाँ लिख भी दी है ताकि आप बाद में रिवीजन करिएगा ना तो आपको मजा आएगा। देखिए रिड्यूसर का काम क्या होता है, कनेक्ट करते दो गो पाइप को, कनेक्ट टू पाइप विथ डिफरेंट डायामीटर, मतलब दोनों का डायामीटर व्यास अलग अलग होगा। अगला कह रहा है यूनियन। यूनियन क्या है, तो दो गो पाइप को हम इसमें जोड़ते हैं यानी कि कनेक्ट करते हैं। अगला है आपका कपलिंग। कपलिंग क्या है, तो हम दो गो शाफ्ट को इसमें जोड़ते हैं पावर के ट्रांसमिशन के लिए। अगला आपका प्लग क्या है, तो यही तो एक साइड के पानी के बहाव को बंद कर रहा था ना, तो क्वेश्चनों में कहा गया था और यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्लोजिंग करता है पाइप के एक साइड के लाइन को। इसमें जो है पाइप में इंटरनल डायामीटर रहता है, इसमें एक्सटर्नल रहता है, हम कस देते हैं और पानी बहना उन्हें बंद हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विच नट कैन बी इजिली ऑपरेट बाय क्या
थंब एंड फिंगर। थंब मतलब जो बैंक में आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं लगाते हैं ना, ये अंगूठा। और क्या बोल रहा है इसमें, फिंगर मतलब ये हाथ की अंगुली से खोलने के लिए और बंद करने के लिए काम आता है। तो हम आपको दिखाते हैं। आप इस नट के बाद तो कहीं नहीं ना कर रहे हैं ना, देखिए ये यही आपका विंग नट, जिसको आप अंगूठा से और हाथ के अंगुली से खोलते और कसते हैं, यही आपका क्या है, तो विंग नट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंग नट। हिंदी में भी विंगे नट देख करके मतलब लिख करके आपको देगा, तो इसको समझने पर फोकस करिए, अंग्रेजी हिंदी पे ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंग नट आंसर हो जाएगा, जो हम थंब से और फिंगर के माध्यम से हम क्या करते हैं, खोलते हैं। अगला ये क्या है, तो ये आपका यानी कि कैप्स्टन नट है, ठीक है। और ये आपका डोम नट है। डोम नट होने का क्या मतलब, देखिए ऊपर से जो होता है, जैसे कि कोई भी बोल्ट है अपने पास, तो बोल्ट के ऊपर आप नट लगाते हैं। यहाँ पे सिंपल समझिए, देखिए ये मान लीजिए हम रफ डायग्राम बना रहे हैं सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि अपने पास बोल्ट था जिसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ था, और एगो नटो बना लेते हैं सिंपल टाइप का। थोड़ा देखिए, ये मान लीजिए कि आपका सिंपल टाइप के एगो नट है, ठीक है, ये नट। तो क्या किए कि ये तो आपका सिंपल हेक्सागोनल नट हो गया, लेकिन इस नट को जब इस बोल्ट के ऊपर चढ़ा दीजिएगा तो बोल्ट का कुछ पोर्शन अगर ऊपर रह जाएगा तो उस पर धूल गर्दा कण ये सब पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लग जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वाला पोर्शन पर कोई जंग न लगे, तो आप इसके ऊपर एगो छतरी बना देते, इसी को क्या बोलते हैं, तो डोम बोलते हैं। और जब इस नट को इसमें कस देते तो ऊपर से कोई भी धूल कण गर्दा उसमें नहीं जाता है, तो क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट सुरक्षित रहता है। तो यही आपका डोम नट का काम होता है, ये आपका विंग नट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला आपका क्या कर रहा है, द मेजर पर्पस ऑफ यूजिंग गो एंड नो गो गेज इज टू बी यूज। तो देखिए इसका काम क्या होता है, तो इसका आंसर क्या दिया, लिमिट गेज। देखिए आप थोड़ा सा बात को समझिए, तब हम ये डायग्राम आपको समझाएंगे। जब तक बात नहीं समझिएगा तो डायग्राम समझ के भी क्वेश्चन न बनेगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करने का मतलब एक ही दिन में हमको बहुत सारा सामान बनाना है, तो मास प्रोडक्शन उसी को कहते हैं, बहुत सारा सामान। एक दिन में मान लीजिए कि एगो कारीगर कोई 2 साफ्ट बना रहा है और एगो कारीगर 500 बना रहा है, तो जो 500 बना रहा है उसके पास वैसा जांच करने वाला मशीन होना चाहिए। तो वही जांच करने वाला जो मशीन है, जो मतलब हैंड से ऑपरेट किया जाता है या मशीन से भी, तो उसको गो या नो गो गेज बोलते हैं। आप देखिए बात को समझ, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या था कि मतलब मान लीजिए कि एक मतलब साफ्ट है और एक आपका होल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास, ये देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये एक होल था, ये आपके पास होल था यानी कि छिद्र था। ये आपके पास क्या था, एक होल था, समझ गए। अब ये होल था आपके पास था, अब ये हम बोले कितना एमएम के बनाने के लिए, तो 50 एमएम के बोल दिए क्या, इसको बनाने के 50 एमएम के बोल दिए बनाने के लिए। लेकिन अगर एग्जैक्ट 50 एमएम के बनाएंगे ना, तो क्या करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। तो कंपनी क्या बोले ना कि इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें एगो थोड़ा सा क्या किया, टॉलरेंस जोन दे दिया, मतलब थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा तो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बोले कि इस 50 एमएम का जो है ना, इसको आप प्लस माइनस कितना कर लीजिए, तो 0.1 कर लीजिए, प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब 50 एमएम बनेगा, वो भी सही है। और अगर 50.1 एमएम का बन गया होल तभी भी सही है। और दूसरा क्या, तो 49.9 एमएम का बन गया तभी भी आपका बात सही है। यही बात है ना। तो अब देखिए, अब जो हमारे पास क्या होगा, जो गो गेज होगा जिसको इस पाइप में जाना चाहिए वो कितना होगा, तो गो गेज का जो मैक्सिमम साइज होगा वो आपका ये होगा, गो गेज का मैक्सिमम साइज। मतलब अगर हमारे पास जो होल है उसका साइज जो है 50.1 हो गया, इसके मतलब 50.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना तक होना चाहिए। या तो फिर बीच में आप एगो 50 ले सकते हैं, 50 होना चाहिए, या 49.9 से क्या होना चाहिए, मतलब इतना मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और ये आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। तो होल के कंडीशन में तो मिनिमम देखिएगा नहीं, सिर्फ मैक्सिमम देखिएगा, क्योंकि होल है तो ये तो मैक्सिमम ना, मिनिमम आप कहाँ तक लीजिएगा, मैक्सिमम। तो हमारे पास गो साइज जो होगा होल का वो 50.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नो गो साइज जो होगा उससे बड़ा होगा। तो यही है, जो गो साइज होगा इसका साइज कितना हो जाएगा, अगर हमें 50 एमएम का होल बनाना है और अगर हम टॉलरेंस इतना का दे दिए, तो गो साइज जो अंदर जिसको जाना है उस मटेरियल का साइज कितना होगा, तो 50.1 तक होगा। अगर इतना तक है तो इसमें चला गया तो ये होल हमारा सेटिस्फाइड है, ठीक है।
अब अगर मान लीजिए कि इससे वो बड़ा बना दिए, थोड़ा इससे बड़ा बना दिए, तो इसका मतलब वो नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम दूसरा जो बना दिए चेक करने वाला जो नो गो है, वो हम मान लीजिए कि 50.1 से थोड़ा ज़्यादा कर दिए, यहाँ पे मान लीजिए कि रेकरिंग दे दिए, थोड़ा सा भी बढ़ा दिए, तो वो इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर वो भी चला गया तो इसके मतलब ये होल फिर बेकार हो गया, है ना। इतना ही तक मैक्सिमम था, उस होल का साइज रखना था। इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया कि खराब हो जाएगा। तो नो गो साइज जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम इससे थोड़ा बड़ा साइज बना दिए, अगर वो भी चला गया तो फिर क्या हो गया, हमारा होल गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये साइज नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अगर इससे थोड़ा भी बड़ा हो गया 50.1 से, मान लीजिए कि थोड़ा कुछ बड़ा हो गया, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, इसके बाद अगर ये अगर जा रहा है तो मतलब ये होल हमारा खराब हो जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए। और ये जाना चाहिए या इससे छोटा वाला जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, गो, ये हो जाएगा गो, जाना चाहिए। और ये क्या हो गया, तो नो गो, ये नहीं जाना चाहिए। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, समझिए। चैप्टर में चलेंगे तो और खूब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ था। तो क्या करता है, लिमिट गेज होता है, यानी कि वो लिमिट बना देता है, उसको चेक करने का काम करता है। इतना बात आप समझिए। आगे आइए, आगे देखिए। आगे आपका क्या है कि विच टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा मेंटेनेंस होता है, आप बताइए। मान लीजिए कि आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कब सीखिएगा, जब रेगुलर जाइएगा तब, कि खाली सैटरडे संडे के जाइएगा तब, रेगुलर जाइएगा तब ना ज़्यादा सीखिएगा। तो वही बात है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेंटेनेंस वही वाला होता है जो रेगुलर होता है, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। ये क्या होता है आपका, रेगुलर होता है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ये आपका रेगुलर होता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका यही होता है। बाकी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जो होता है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या, मशीन चल रहा है, कुछ भी टूट गया, उसके बाद हम उसको सही करने गए, तो वही है आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है। अगला आपका क्या है कि करेक्टिव मेंटेनेंस, हम सिस्टम को बनाए हैं, उसमें कुछ गलत कर दिए, तो चलाने से पहले एक बार चेक करेंगे ना, तो वही जो चेक करेंगे वही आपका क्या, तो करेक्टिव मेंटेनेंस आपका है। शट डाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या है, अरे पूरे का पूरा पहले ही से खराब है, एकदम घायल है पहले से, तब उस शट डाउन है मतलब, तो उसको हम मेंटेनेंस करके अगर बनाएंगे, काम में लाएंगे, तो वही आपका ये मेंटेनेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाएगा आपका, जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। समझ गए बातों को, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आपका आगे क्या है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। आप देखिए यहाँ वेबल प्रोटेक्टर आ गया, आप बोलिए कि सर आप बोले थे वर्नियर आएगा 0.02 मार देना, तो नहीं, इतना जल्दी भी नहीं मारना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, ये एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट बोल दीजिए, या फिर 1/12 डिग्री भी बोल सकते हैं, आपको दोनों याद रखना है। इसका लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक जो होता है ये आपका ये होता है, इतना ये मिनिमम मेजर कर सकता है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखा गया, द वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर इज ए, मतलब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब बड़ा बारीकी से ये चेक करता है, बड़ा एक्यूरेसी देता है, अगला शुद्धता इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और मेजरिंग एंगल एक्यूरेसी, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना, तो 5 मिनट या 1/12 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 एंगल होता है, एक वो जो इसका स्लॉट कटा हुआ होता है ये आपका 60 डिग्री होता है, और दूसरा जो यहाँ पे ये जो कटा होता है ये आपका कितना 45 डिग्री होता है। ये इंस्ट्रूमेंट अभी हम खरीद के नहीं लाए, ये लाएंगे, ये भी हम आपको क्लास में ही दिखाएंगे। इसमें आपका ये जो होता है ये होता है यानी कि वर्नियर आपका बेबल प्रोटेक्टर होता है ये आपका, और ये आपका मेन, ये जो होता है आपका मेन स्केल होता है, और ये जो होता है आपका छोटा वाला ये आपका वर्नियर स्केल होता है। इस बीच में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, धुंधला ही दिख रहा होगा, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिए आप। लेकिन ये मेन बात था कि प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है, इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट या 1/12 डिग्री होता है, दोनों के दोनों पूछा गया सवाल है, इसीलिए आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है द मेजरिंग फेस ऑफ द स्लीप गेज आर फिनिश्ड बाई। तो देखिए स्लीप गेज तो वो ऐसा खुदे इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चीज को मेजर करता है। अब उसको भी मेजर करने के लिए कोई आया, उसको भी फिनिशिंग करने के लिए कोई आया, तो मतलब वो बड़ा हाई लेवल पे होगा। बोलते हैं ना कि ये ऑफिसर साहब है, और ऑफिसर साहब के ऊपर कोनो ऑफिसर साहब है, तो वो तो बड़ा हाई लेवल हो गया ना। तो ये स्लीप गेज खुद अपने आप में एगो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब चेक करता है, इसे चीज़ों को चेक किया जाता है। लेकिन इसको फिनिश करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लैपिंग बोलते हैं। लैपिंग में क्या करते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे
ये हमारा मान लीजिए कि मतलब नीचे जो है डिवाइस है, ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल है इसके ऊपर। अब जिस इंस्ट्रूमेंट को हमको लैपिंग करना है उसको इसके ऊपर डाल दिए। अब उसको डालने के बाद उसको टूल से क्या किया, पकड़ के नीचे दबा दिए। उसके बाद इसको अलग डायरेक्शन में, और जो हम एब्रेसिव मटेरियल वाला को अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे, और उसके ऊपर जिसको हम रखे हैं उसको अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे। तब इस दोनों को जब हम अलग अलग डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, तो इसका फेस जो होगा, जो हमारा स्लिपिंग गेज है उसका फेस जो होगा एकदम पूरा चमकने लगेगा, एकदम पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश वो हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका होता है लैपिंग। क्या कह रहा है कि फेस ऑफ द स्लिप गेज आर फिनिश्ड बाय लैपिंग ओनली, लैपिंग से फिनिश करते ताकि वो बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। स्लिप गेज ब्लॉक जो होता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये लेंथ मेजरिंग के लिए होता है। स्लिप गेज जो होता है किसके लिए, लेंथ मेजरिंग, ठीक है। आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं ना क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा हो। अगला देखिए, यहाँ और भी था, देखिए जैसे कि होनिंग जो होता है किसको फिनिश करता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई होल है, ठीक है, होल, तो उस होल को अगर खूब बढ़िया से फिनिश करना है ना, हब टाइप के जो चीज होता है उसको बढ़िया से फिनिश करना है, तो इसका किसका यूज करते हैं, होनिंग का। रिमिंग जो होता है, जो ड्रिलिंग किया हुआ जो होल होता है ना, उसको फिनिश करने के लिए हम किसका, रिमिंग का प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग होता है मतलब कोई भी मटेरियल है उसमें डायरेक्ट हम छेद करते हैं, छिद्र करते हैं, वो आपका ड्रिल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, द डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज असेंबली प्रोड्यूस इज नोन, उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस जोन बोलते हैं। किसी चीज का मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के जो अंतर होता है वो टॉलरेंस जोन। ये एक्चुअली यहाँ फिगर लग गया ऐसे, ठीक है, जो आपका क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट दिखा रहा है, लेकिन ये हम बाद में समझाएंगे, इसका आगे प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ टॉलरेंस जोन क्या है तो वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई आपको साफ्ट बनाना है, क्या करना है आपको, कोई साफ्ट को बनाना है, क्या करना है, साफ्ट बनाना है। और ये आपका मान लीजिए कि कोई साफ्ट है, ये आपका मान लीजिए कि कोई साफ्ट है, ठीक, ये आपको साफ्ट बनाना था, लेकिन जो कंपनी था उसका रिक्वायरमेंट कितना था, 25 mm। कितना था उसका कंपनी का रिक्वायरमेंट, तो 25 mm, 25 mm आपको डायामीटर, डाया का बोला कंपनी बनाने के लिए, लेकिन इतना एक्यूरेसी संभव नहीं हो पाया। कहा कि सर इतना एक्यूरेसी का बनाएंगे तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, काफी सारा आपका वर्कर लग जाएगा, इसमें इंजीनियर लग जाएगा। इससे अच्छा ऐसा करते हैं ना, थोड़ा इसमें वेरिएशन दे देते हैं ना, कि थोड़ा ऊपर चाहे थोड़ा नीचे होगा तो चल जाएगा अपना काम। तो बोला ठीक है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला कि इसमें थोड़ा वेरिएशन दे देते हैं, तो ये आपका 25 mm में था, इसको हम प्लस माइनस 0.1 mm कर दिए, मतलब इतना इसमें वेरिएंस दिए। तो इसका मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर इसका मैक्सिमम जो है मतलब सबसे बड़ा वाला वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1। और जो इसका मिनिमम साइज हो जाएगा, मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, तो 24.9 हो जाएगा। तो ये देख लिए मैक्सिमम इसका कितना हो गया, इतना 24.9, इतना mm आपका ये हो गया। तो आप क्या बोले ना कि सर इसके बीच में जो भी हो गया वो सब चल जाएगा साफ्ट, तो हाँ भैया बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वही क्या हो गया आपका टॉलरेंस। तो यही बोल रहा है ना यहाँ पे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज असेंबली प्रोडक्ट इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे, टॉलरेंस। और टॉलरेंस इस केस में कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये 24.9 है और ये 25.1 है, तो कितना हो जाएगा, आने की 0.2 हो जाएगा, आने की इसका जो टॉलरेंस आपका जोन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.2 mm हो जाएगा। अब क्लियर कट हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, ये समझ में आ गया। आइए देखिए, आपको टाइम लगेगा, अभी हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे है और टाइम थोड़ा बहुत हो गया होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 75 क्वेश्चन ना, इसमें हम 300 क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है कि टर्निंग ऑपरेशन जब हम लेथ पे करते हैं तो उससे हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, यानी कि सरफेस। क्या कह रहा है कि कन्वेंशनली विच टाइप्स ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस बाय द टर्निंग ऑपरेशन इन ए लेथ मशीन। तो टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा हमें साइलेंड्रिकल सरफेस जो है वहां से मिलता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक ए टिप ऑफ सेंटर पंच। इस बात को ध्यान रखना है, सेंटर पंच की बात कर रहा है। सेंटर पंच के एंगल भी परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है सर। तो दूसरा दूगो और होता है, एगो डॉटो पंच होता है तो इसका 60 डिग्री होता है, और एक आपका प्रिक्स पंच होता है, इसका 30 डिग्री होता है। इस पंच का क्या काम होता है सर, इस पंच का काम होता है कहीं पे मार्किंग करने के लिए। मान लीजिए कोई आपके पास मेटल सीट है, वहाँ पे होल करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो हाथे से खींच के मार्किंग थोड़ी ना कीजिएगा, पंचिंग लगा के उसके ऊपर थोड़ा हथौड़ी से मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे निशान आ जाएगा। मतलब वहाँ पे फिर से हम ऑपरेशन जाके करेंगे, आपको दिखाते हैं पंचिंग। रुकिए 1 मिनट।
ये जो है आपका एक्चुअली अभी मिल नहीं रहा है, इसमें कहीं नीचे रखा गया है, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा, बाद में हम आपको दिखा देंगे, दूसरा और इंस्ट्रूमेंट खोजेंगे तो, ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या होता है, सेंटर पंच का एंगल जो होता है कितना, 90 डिग्री। और ये हम क्या करते हैं, पंचिंग करने के लिए यानी कि मार्क करने के लिए यूज करते हैं। जो आपका डॉट पंच होता है कितना होता है, 60 डिग्री। और जो आपका प्रिक्स पंच होता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये किसका बना हुआ था, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो आपका हाई कार्बन स्टील का ही बना हुआ होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का ही बना हुआ होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों के तीनों मैटर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू वांट टू ड्रिल ए होल, मतलब आप एगो छिद्र करना अगर चाहते हैं तो आपको कहाँ पे, स्विच बोर्ड में। अरे भैया आपके पास जो घर में लगा होता है ना स्विच बोर्ड, उसमें अगर एगो कोनो होल करना है तो किससे करिएगा, तो क्या बड़का मशीन बुला के ले आइएगा, नहीं। आप क्या कीजिएगा, हैंड ड्रिल मशीन लीजिएगा और तुरंत उसमें धरा के एगो होल आने की छिद्र कर दीजिएगा। तो हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे अगर घर में कोनो स्विच बोर्ड में छेद करना है तब, ठीक है। अगला चलिए, ये आपका हैंड ड्रिल मशीन है, ठीक है। ये देखिए जो घर में काम करते हैं ना, जो घर उर बनाते हैं, वो सब ये लेकर के आते हैं। जो लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं उनके पास ये रहता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर, यानी कि सुपर फिनिशिंग, क्या करने के लिए, सुपर फिनिशिंग ऑफ बोर्स, किसमें, तो आपका फेरस मेटल की बात आपका कर रहा है। तो यही आपका हॉर्निंग होता है, ये आपका सुपर फिनिशिंग के लिए होता है। आप रिमिंग भी पढ़े हैं तो दोनों होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो हॉर्निंग होता है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही लेवल पे फिनिशिंग का है। जैसे हब वो होता है ना, जैसे कि हब जो साइकिल में लगता है, मोटरसाइकिल में हब होता है, उस टाइप की चीज़ को फिनिशिंग करने के लिए ये हॉर्निंग का यूज किया जाता है। तो सुपर फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है। ड्रिलिंग का मतलब क्या, डायरेक्ट होल कर देना। ग्राइंडिंग का मतलब क्या है, मटेरियल को रिमूव करना किसी भी चीज़ से और उसको फिनिश करना। जैसे कोई भी मटेरियल है, उससे मटेरियल को रिमूव करना, कोई भी वर्क पीस है उस, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट का क्या मतलब है, कटिंग टूल मतलब बहुते सारा है, लगातार है उसमें दांत बनल, तो ओकरा बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। बहुते सारा दांत बनल है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फाइल। फाइल जो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, क्योंकि इसमें देखिएगा ना, ये जो देख रहे हैं ये फाइल, इसमें देख रहे हैं एक भर से इसमें दांत बनल है। जब ये घररना शुरू करेंगे, आयो साइड दांत है, आयो साइड दांत है, तो जब ये घररना शुरू करेंगे ना, तो आयो दांत से कटेगा, आयो 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 सब दांत से कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात इसमें कर रहा था, फाइल हो जाएगा इसके अनुसार। फाइल में ये आपका हैंडल होता है जो लकड़ी का बना हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं, तो फेरुल बोलते हैं। ये फेरुल का काम क्या होता है, ये फेरुल ऊपर से लगा रहता है। जैसे कि मतलब लोहा वाला पार्ट और लकड़ी वाला पार्ट के जोड़ता है ना, तो उसके ऊपर देखिएगा वो रिंग सा चढ़ा देता है लोहार, तो उसी को क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं। इसके वजह से जल्दी वो दोनों निकलता नहीं है, हटता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टंग हो गया, जो यहाँ पे देख रहे हैं फाइल से पहले वाला ये पोर्सन जो है ये टंग है आपका, ठीक है। ये आपका शोल्डर है, कंधा जैसे बना हुआ है ऐसे ना, तो उसको शोल्डर बोल दिए। ये आपका हील्स है, फिर इसका एग हो गया, ठीक है। ये फेस हो गया और ये आपका टिप हो गया जो लास्ट वाला होता है। ये अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। ये ट्रेंगुलर हो गया, ये फ्लैट वाला, ये राउंड वाला हो गया, ये स्क्वायर वाला हो गया, ये हाफ राउंड हो गया। यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे FILE होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ फाइल लिखा हुआ है। इसमें से आपको परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा 5 को दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन फाइल का प्रकार नहीं है, तो ये 5 आपको याद रहना चाहिए। मास्टर फाइल होता है, उसके बाद आपका रफ फाइल होता है, सेकेंड कट फाइल होता है, स्मूथ फाइल होता है और डेड स्मूथ फाइल होता है। जब सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर फिनिशिंग करना होता है तब किसका यूज करते हैं, तो डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, जब हाई लेवल पर करना हो तब के केस में, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपको 5 नाम जो है याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए लेथ डेड सेंटर। जो लेथ का आपका डेड सेंटर जो होता है उसका एंगल कितना होता है, ये आपको बताना है। तो लेथ का जो डेड सेंटर होता है उसका एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। और इसमें 2-3 पॉइंट और क्या है, इसको ध्यान रखना है। कह रहा है कि लेथ सेंटर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। ये बात आपको याद रखना है भैया। पीछे में एक और क्वेश्चन पूछा गया था हाई कार्बन स्टील से, जो कि आपका क्या था, जो डॉट पंच था यानी कि सेंटर पंच था, उसका पूछा गया था। अब यहाँ लेथ का भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि दूसरे परीक्षा में ये पूछ ले कि जो आपका लेथ का जो सेंटर होता है उसका जो होता है मतलब बना होता है किस चीज़ का, तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ था। इसमें एक आपका लेथ में देखिएगा तो एक टेल स्टॉक होता है और एक आपका मेन स्पिंडल होता है, ठीक है। तो जो आपका टेल स्टॉक होता है
इसके साथ डेड सेंटर जो होता है आपका जुड़ा रहता है, और जो मेन स्पिंडल होता है इसके साथ क्या जुड़ा होता है, तो लाइव सेंटर जुड़ा होता है, जिसके ऊपर आप टूल सब कुछ बांधते हैं। ठीक है, अब इस दोनों के केस में एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेड सेंटर का पूछा गया था, आपको लाइवो सेंटर का याद रखना है। दोनों का एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। आपको याद रहेगा ना, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू होल्ड पाइप, पाइप को पकड़ने के लिए डायामीटर उसका कह रहा है कितना, 50 mm से 150 mm, यानी कि 50 mm से लेकर के और 150 mm तक का डाया है। तो इसको पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हम चेन पाइप रिंच का यूज करेंगे। गांव में कल हलते देखे हैं ना, देखिएगा मिस्त्री साहब आते तो तुरंत इसको ऐसे सटा करके ऐसे खींच लेते हैं और तुरंत उसको टाइट कर देते हैं। अगर वो फिसलते रहता तो तनका औरो बालू लेकर के उसमें डाल देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है, मतलब उसका ग्रिप जो ज़्यादा पकड़ लेता है। तो यही रिंच रहता है ना, इसमें घाट बना हुआ होता है, ऐसे पकड़ के ऐसे उसमें रख लेते, पकड़ लेते हैं। ठीक है, ताकि वो नीचे ना जा सके। जब ऊपर की तरफ पाइप को खींचते रहते हैं उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पाइप को जोड़ने या खोलने के लिए, कसने या खोलने के लिए भी इस रिंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। ये टॉलरेंस जो होता है कितना होता है, टोटल टॉलरेंस कितना होता है, तो टोटल जो है आपका 18 गो फंडामेंटल टॉलरेंस जो है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में कितना है, तो 18 गो। इसको जस्ट आपको याद रख लेना है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, कम कम ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट हो गया, इंटरफेरेंस फिट हो गया, यही सब आपको पढ़ना है। टॉलरेंस कैसे निकाले, होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, सब आगे आएगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि लैपिंग एब्रेसिव इज यूज फॉर ऑब्टेंडिंग हाई क्वालिटी फिनिशिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको उसको सतह को बनाना है, फिनिशिंग करना है, तब कौन सा एब्रेसिव आप यूज कीजिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया। तो किसका यूज कीजिएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब प्रयोग आप कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सब यहाँ पे दिया गया है, ये सब आपका एब्रेसिव ही है, इमड़ी है भी एब्रेसिव है। ठीक है, कॉर्सर ग्रेन है एब्रेसिव, ये भी होता है, और डायमंड, ये सब आपका एब्रेसिव भी है। कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो आपका एब्रेसिव होता है ये आपका हार्ड स्टील, कास्ट आयरन के लिए होता है और नॉन फेरस मेटल के लिए होता है, जबकि एल्युमिनियम का जो एब्रेसिव होता है, जो एल्युमिनियम का एब्रेसिव पार्टिकल होता है ये आपका सॉफ्ट स्टील के लिए, फेरस मेटल के लिए होता है, और डायमंड का जो एब्रेसिव होता है ये टंगस्टन कार्बाइड के लिए होता है। तो सिलिकॉन वाला जो एब्रेसिव होगा वो हार्ड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, रबिंग करने के लिए होगा, एल्युमिनियम वाला जो होगा वो सॉफ्ट के लिए होगा। तो इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। चले आगे क्वेश्चन पे बढ़े, और डायमंड वाला जो होगा टंगस्टन कार्बाइड के लिए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टैप ड्रिल, यानी कि टैप ड्रिल साइज आपको बताना है, जिसका मेजर डायामीटर आपको 10 mm दिया है और पिच जो है कितना 1.5 mm दिया है। तो आपका टैप ड्रिल का साइज निकालना, आपको याद रखना है क्या कि यानी कि टैप ड्रिल साइज क्या होता है, तो ये आपका मेजर जो डायामीटर होता है, यानी कि मेजर डायामीटर हम शॉर्ट में लिख दिए है, माइनस आपका जो पिच का साइज होता है, पिच साइज होता है, इसको घटा देते तो हमारा ड्रिल साइज। ये कितना है मेजर डायमीटर, तो 10 mm, और माइनस में कितना कर दें 1.5 mm, तो कितना आ जाएगा 8.5 mm। ये आपका क्या हो जाएगा, तो टैप ड्रिल साइज आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैप ड्रिल साइज आपका ये चीज़ें हो जाएगा। तो ये निकाल लीजिएगा ना बड़ा आसानी से। तो ये देखिए यही क्वेश्चन सब आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका है कि ट्विस्ट ड्रिल आर मेड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल, किस मटेरियल का बना होता है ट्विस्ट ड्रिल। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है और पूछ रहा है कोई भी टूल मटेरियल के बारे में, तो सीधे किसके चल जाइए, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के साथ आप चले जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील का ये बना हुआ होता है, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल जो होता है, होल करने के लिए जो ड्रिल होता है वो बना होता है किसका, तो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज यूज ऑफ ए गो गेज। गो गेज का हम यूज किस लिए करते हैं, तो टू चेक द साइज ऑफ होल। हम पीछे आपको समझाए हैं ना कि जैसे कि किसी भी होल का साइज चेक करना हो तो हम गो गेज, अगर गो वाला अंदर चला गया तो साइज हमारा वैलिड है, और नो गो वाला अंदर नहीं गया तभी भी साइज आपका वैलिड है। अगर नो गो, जिसको नहीं जाना चाहिए, वो चला गया तो साइज वो आपका बेकार हो गया, और गो गेज वाला तो जयबे करेगा ना, आपका गो गेज है वो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बात।
तो गो गेज का काम क्या होता है कि टू चेक द साइज ऑफ होल, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जल्दी जल्दी में हम चीज़ों को बनाना शुरू। अगला देखिए, अगला आपका है कि व्हाट डज ए यानी कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर मेजर। तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर हम अभी ना आपको बताया, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो सर 5 मिनट होता है, या डिग्री में देखेंगे तो 1/12 होता है, यही तो अभी बताए हैं आप। तो देखिए लिस्ट काउंट जो होता है इसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसका जो आपका लिस्ट काउंट जो होता है कितना होता है, तो 5 मिनट्स बोलिए, या फिर क्या बोल दीजिए, तो 1/12 डिग्री बोल दीजिए, तो दोनों बात आपका बराबर ही है। ठीक है, इतना बात को आप समझ गए ना। ठीक है, देखिए तो क्या करता है, एंगल को मेजर करता है। सर ये एंगल को मेजर करता है, इसे गोला वाला था ना, एगो मेन स्केल था, एगो बर्नियर था, एगो का जो कटा हुआ था स्लॉट वो 45 डिग्री पे था, एगो 60 डिग्री था, और उससे हम जैसे कोई भी चीज़ है हेक्सागोनल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसको क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं उस पर लगा करके। ये इंस्ट्रूमेंट अभी हमारे पास नहीं है, हम खरीद के लाएंगे तो आपको दिखा देंगे। थोड़ा सा पानी प्यास लग गया है ना, कि गड़बड़ है यहाँ। लोग भी थोड़ा पानी उनी पी लीजिए, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा है, लेकिन सीखने के बड़ा कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, हम चाहते थे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बुक से भी उठा लेते, लेकिन इसमें जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उतना बुक में आपको नहीं मिलता। इसीलिए बड़ा मेहनत से एक एक क्वेश्चन को काट करके पीपीटी में लगा के, फिर आपके लिए जहाँ डायग्राम का जरूरत है वहाँ डायग्राम, जहाँ लिखने का जरूरत है वहाँ लिख करके सब कुछ लाए हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू मेजर एंगल। मतलब कौन सा इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्या ऑप्टिकल फ्लैट जो है, इससे हम एंगल को मेजर नहीं करते हैं। बाकी आपका प्रोटेक्टर हेड हो गया, एंगल को मेजर करते हैं। बेबल प्रोटेक्टर हो गया, एंगल का यूज करेंगे। क्लिनोमीटर हो गया, एंगल का यूज करेंगे। और भी यहाँ हम कुछ लिखे हैं जो एंगल को हम जिससे मेजर करेंगे, जैसे कि बेबल प्रोटेक्टर, ये आपका ऊपर में दिया था। साइन बार भी होता है एंगल को मेजर करने के लिए, आगे साइन बार का डायग्राम लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि स्पिरिट लेवल होता है, इससे भी एंगल को मेजर करते हैं। क्लिनोमीटर से भी एंगल को मेजर करते हैं। ऑटो कॉलीमीटर होता है, इससे भी मेजर करते हैं। और प्रोटेक्टर हेड होता है, इससे भी मेजर करते हैं। तो यहाँ हम 6 को लिख दिए हैं, ये 6 आपको याद रहना चाहिए। अगला बार हो सकता है कि इसमें से कोनो डाल दे और आपको याद ना रहे, स्पिरिट लेवल ही डाल देगा, आपको याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको आपको याद रखना है। अच्छे से 6 को देख लीजिए, पीडीएफ से भी आपको रिवीजन करना है 100%। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ कंपरेटर। इसमें से कौन जो है कंपरेटर आपका नहीं है। कंपरेटर का यूज किस लिए होता है, तो उसमें डायल इंडिकेटर लगा हुआ होता है, और हम कोई भी वर्क पीस का उसके ऊपर कितना ज़्यादा जो है, मतलब वो सरफेस प्लेन है या दूसरे के कंपेरिजन में उसको कंपेयर करते हैं उस पर डाल करके। तो कौन है इसमें से जो आपका टाइप्स ऑफ कंपरेटर नहीं है, तो आपका मैनुअल जो है टाइप्स ऑफ कंपरेटर नहीं है, जबकि आपका ऑप्टिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, ये सब आपका कंपरेटर है। और भी बहुत सारा कंपरेटर हम लिखे हैं, इस सब का नाम आपको याद रखना है। जैसे कि मैकेनिकल कंपरेटर होता है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ पे आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि कौन सा इसमें से मैकेनिकल कंपरेटर है, तो जो आपका मैकेनिकल आने की यांत्रिक कंपरेटर जो है, ये आपका डायल इंडिकेटर हो जाएगा। अगला आपका लीवर कंपरेटर हो जाएगा। अगला आपका रिड टाइप कंपरेटर हो जाएगा। अगला आपका सिग्मा कंपरेटर हो जाएगा। तो ये सब आपका क्या है कि मैकेनिकल कंपरेटर है। आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर हो जाता हूँ, देखिए इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर हो गया, लीवर कंपरेटर हो गया, रीड टाइप कंपरेटर हो गया, उसके बाद आपका सिग्मा कंपरेटर हो गया। ये सब के सब आपका कैसा है, तो मैकेनिकल कंपरेटर है। और अगला आपका और क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपरेटर हो गया, ठीक है, या ऑप्टिकल कंपरेटर, ये सब आपका कंपरेटर है। उसके बाद आगे है न्यूमेटिक कंपरेटर होता है, हाइड्रोलिक कंपरेटर होता है। तो ये सब आपको याद रखना, इलेक्ट्रिकल कंपरेटर भी होता है, ऑप्टिकल भी होता है। और आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल कंपरेटर। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में ऑप्टिकल कंपरेटर, ऑप्टिकल तो यहाँ नहीं, ठीक है, ऑप्टिकल कंपरेटर तो होता है यहाँ क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कंपरेटर भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, और आपका न्यूमेटिक भी होता है, हाइड्रोलिक भी होता है। और मैकेनिकल में जो हम आपको 4 को बताएं, चारों याद रखना है। ठीक है, मैकेनिकल वाला 4 को आपका कौन कौन है, तो मैकेनिकल वाला जो 4 को है, डायल इंडिकेटर, लीवर कंपरेटर, रीड टाइप कंपरेटर और सिग्मा कंपरेटर। सिग्मा के बारे में एग्जाम में पूछा गया, जेई के एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। मैनुअल कोई नहीं होता है कंपरेटर, बाकी ये सब आपका होता है। ये सब एक ही जगह मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है पढ़ के। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे मज़ा आता था। अब आपको कितना आता है वो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, देखिए
अगला आपका क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दो गो शाफ्ट को एक साथ जोड़ करके पावर ट्रांसमिट नहीं करने देता है, ना होता है। तो इसमें से आपका क्या है, तो ये आपका बॉल बेरिंग। बहुत लोग इसको सही मान लिए होंगे बॉल बेरिंग के, भैया बॉल बेरिंग का काम शाफ्ट को कनेक्ट करके पावर ट्रांसमिशन करना नहीं होता है। बॉल बेरिंग का काम होता है शाफ्ट को सपोर्ट देना, उसको रोटेट होने देना, उसमें फ्रिक्शन कम उत्पन्न करना, ये सब काम होता है बॉल बेरिंग का, न कि दो शाफ्ट के जोड़ना। बाकी आपका कपलिंग हो गया, तो कपलिंग के माध्यम से क्या होता है, दो शाफ्ट को जोड़ देते हैं और पावर के ट्रांसमिशन उसमें होता है। अगला आपका बोल्ट हो गया, तो बोल्ट के माध्यम से भी दो शाफ्ट जुड़ता है, जैसे कि पत्ती लगा दीजिए और उसमें बोल्ट कस दीजिए, दो शाफ्ट आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। या दोनों साइड से कपलिंग के ऊपर भी देखते हैं नॉट बोल्ट कस आ जाता है। अगला आपका की, तो की के माध्यम से भी होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हब है आपका, एक शाफ्ट है, तो उसमें लगा दिए और की उसमें ठूस देते हैं, हथौड़ी मार के उसको टाइट कर देते हैं, तब पावर ट्रांसमिट होने लगता है। लेकिन बॉल बेरिंग का काम ये नहीं है। इसका काम क्या है, तो रिड्यूसिंग करना, क्या, फ्रिक्शन को बिटवीन रोटेटिंग एंड स्लाइडिंग सरफेस, ठीक है। इतना बात आप समझिए, आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व्स इन वाटर पाइप। जो आपका नॉन रिटर्न वाल्व, जो मतलब उधर के तरफ अब नहीं जाने देगा, नॉन रिटर्न मतलब जैसे कि रिटर्न नहीं होने देगा, उसका पर्पस क्या है, तो मतलब इट एनेबल्स वन वे फ्लो, मतलब ये एक डायरेक्शन में बहने देता है। तो यही आपका डायग्राम है, देखिए ऊपर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है ना, तो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि बहने दे। अगर इसको खोल देंगे तब पानी हेनियों से आएगा चाहे एनियों से, दोनों में जाने लगेगा। तो एगो के बंद कर दिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही आपका काम होता है कि इसका नॉन रिटर्न यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व का यही काम आपका होता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए कह रहा है कि यह प्रवाह को एक दिशा में अवरुद्ध करता है, तो यही दिशा में देख रहे हैं ना, बंद कर दिया है बेचारा को, तो मतलब इस दिशा में अवरुद्ध कर रहा है, और विपरीत दिशा में प्रवाह को अनुमति देता है, मतलब एक दिशा में बंद कर दिया, दूसरी दिशा में कर रहा है, तो अब एने जो एने जो एने, ठीक है। तो यही काम इसका। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ साइन बार डिस्टेंस। जैसे कि साइन बार यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बोले ना कि साइन बार का डायग्राम आएगा, साइन बार का डायग्राम आपका ऐसा होता है। अब कह रहा है जी साइन बार जो है बनल, तो एक लेंथ कहमा से लेंगे, अहमा से अहमा तक ले कि दोनों चक्का जो लगल है एकरा बीच में से एकरा बीच में ले, तो ये दोनों चक्का जो बनल है एकरा बीच में के जो हम लेंथ लेते हैं, यही होता है आपका साइन बार का लेंथ, आपका यही चीजें होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चीजें लगा है ना, ये आपका स्लिप गेज होता है। इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे साइन बार के हाइट बढ़ते हुए चला जाएगा, इसको इसमें से हटाते जाएंगे खींचते जाएंगे, उसका हाइट घटते जाएगा। तो ये आपका साइन बार का लेंथ होता है, और ये जो होता है ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका मतलब परपेंडिकुलर हाइट होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास थीटा है ना, तो मान लीजिए आपको निकालना है साइन थीटा, तो क्या होता है पी बटा में एच होता है, तो पी क्या हो जाएगा, जो स्लिप गेज का हाइट है मतलब परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एल जो है इसका मतलब साइन बार का लेंथ जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्योंकि आपको नहीं लगता है ये एक ऐसा डायग्राम नहीं है भैया, ऐसा डायग्राम में नहीं है, तो मान लीजिए यही तो आपका है, ये आपका लेंथ है और ये आपका पी हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा मान लीजिएगा तब के केस में हो जाएगा ना, तो यही बात है आपको। तो यहाँ से अगर निकालना है तो आपको या तो ये चीज दिया रहेगा या थीटा दिया रहेगा, तो आप यहाँ से रिलेशन भी निकाल सकते हैं, परीक्षा में ये हो पूछता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रोलर। तो ये हम चक्का जो बोले हैं, तो ये क्या आपका रोलर है, तो इस दोनों रोलर के बीच के जो डिस्टेंस ले लेते हैं वही आपका क्या होता है कि साइन बार के लेंथ होता है। तो समझ गए ना बातों को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आप देखिए, आगे वाला दिखाया आपको, देखिए आगे आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेज इज यूज टू चेक द वायर डायामीटर। वायर डायामीटर, देखिए वायर डायामीटर को चेक करने के हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए एक्चुअली सब नीचे बंद करके रखा हुआ है ना, तो निकालना पड़ता है। उस समय डॉट पिंच नहीं मिला, डॉट पंच नहीं मिला था, यही आपका डॉट पंच, ये देख रहे हैं ना, ये आपका जो होता है मतलब सेंटर पंच है ये। तो ये एंगल जो होता है आपका कितना 90 डिग्री का यही वाला होता है, ये आपको दिख रहा है कैमरा के पास कर, देख तो दिख रहा है ना, ये देखिए, तो यही आपका 90 डिग्री का होता है, यही आपका सेंटर पंच। तो अभी मिल गया तो दिखा दिए। अब देखिए वायर गेज दिखाते हैं, देखिए ये आपका वायर गेज। वायर गेज में क्या क्या चीज को चेक कर देंगे, तो ये छोटा छोटा छेद देख रहे हैं, तो इसमें हम वायर को डायामीटर को लगाते हैं। वायर जैसे कि होता है तो उसके ऊपर जो कवर होता है उसको उतार देंगे पहले प्लास्टिक वाला, और जो उसके अंदर वाला होता है उसको चेक करते हैं। तो इस बीच में अगर हम लगाएंगे, अगर एकदम पूरा फिट आ गया अच्छा से, ज़्यादा टाइट भी नहीं हुआ ज़्यादा ढीला भी नहीं, तो हम इसे उसका डायामीटर को यूज मतलब माप लेते हैं। और ये ऊपर से कटा हुआ भाग सर इससे
इससे क्या करते थे, इससे हम थिकनेस चेक कर लेते किसी भी प्लेट को। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है, कितना, 0 से लेकर के 36 तक ले। इसके ऊपर नंबर देख रहे हैं, यहाँ 0 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 0 से लेकर के कहाँ तक ले लिखा रहता है, तो 36 तक ले लिखा रहता है। ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें नंबर कहाँ रहता है, तो 0 से लेकर के और कितना, 36 तक ले नंबर रहता है। अगर हम पूछे टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर, तो बोलिएगा सर 37 को तो हो गया ना, क्योंकि 0 को भी काउंट कर लेंगे तो 37 को टोटल हो जाएगा। अब ये होता क्या है कि स्टैंडर्ड वायर गेज को हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है कि इसका थिकनेस जो देख रहे हैं ना, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसका थिकनेस जो है पतड़का वाला, ये देख रहे हैं ना, 0 पे है तो सबसे बड़का है, और जैसे जैसे ये आगवा बढ़ते जा रहे हैं इसका जो है साइज कम होते जा रहा है। तो मतलब 0 पे सबसे ज़्यादा और आगे जाते जा रहे हैं तो घटते जा रहा है। तो एक मतलब स्टैंडर्ड जो आपका वायर गेज का नंबर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो इसके थिकनेस का हो जाएगा, थिकनेस का। तो इसके थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड वायर गेज का जो होता है रिलेशन थिकनेस का साथ कैसा होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको दिखा नहीं क्या, अब दिख क्या होगा, देखिए देखिए आप, चलिए अब आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। चलिए आगे आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वायर गेज हो जाएगा, जो हम मतलब वायर डायामीटर को चेक करने के लिए वायर गेज का यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो हम डायामीटर को चेक करते हैं, और जो भी कोई प्लेट होता है उसके थिकनेस को भी हम चेक करते हैं। क्या चीज को चेक करते हैं, थिकनेस को भी हम चेक करते हैं उसको, ठीक है, थिकनेस को भी हम चेक करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ थ्रेड यूज इन लीड स्क्रू ऑफ लेथ। तो कौन सा टाइप के हम थ्रेड का यूज करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कई टाइप का आपका थ्रेड दिया है, टाइप्स ऑफ आपका थ्रेड दिया हुआ, जैसे कि आपका भी थ्रेड हो गया, स्क्वायर थ्रेड यहाँ पे देख रहे हैं, एकमे थ्रेड देख रहे हैं, उसके बाद है आपका बटरस थ्रेड है, नकल थ्रेड है, और विथवर्थ थ्रेड भी है आपका। देखिए जो आपका भी थ्रेड होता है इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको, मतलब भी थ्रेड जो आपका एंगल है इसका कितना होता है, 60 डिग्री होना चाहिए। हालांकि मैं एक बार कंफर्म हो लेता, रुक जाइए, हाँ ठीक है 60 डिग्री है। देखिए तो आपका भी थ्रेड जो इसका एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। और जो आपका स्क्वायर है तो देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट कितना है ये, तो इसमें आपको कुछ कहना है ये कितना एंगल हो जाएगा, तो सीधे 90 डिग्री होगा सर, ठीक है। एकमे थ्रेड जो होता है इसी से ये क्या होता है, मॉडिफाई होकर के बना रहता है, किससे, एकमे थ्रेड जो होता है इसी से मॉडिफाई होकर के बना है, और इसका एंगल जो ये होता है ये कितना हो जाता है, तो ये आपका 29 डिग्री का एंगल होता है। और कभी कभी इसका हाफ एंगल भी पूछ लेता है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, तो ये आपका 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो, ठीक है। अगला आपका बटरस थ्रेड है, तो एक देख रहे हैं क्या है कि एकदम सीधा, और दूसरा जो आपका इंक्लाइनेड, तो ये एंगल जो आपका बनता है ये वाला एंगल ये कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है। नकल थ्रेड हो गया आपका, बिटबोर्ड थ्रेड हो गया, तो ये सब थ्रेड भी यूज होता है। हालांकि जो आपका लेथ में हो जो होता है स्क्वायर थ्रेड, यानी कि ये वाला थ्रेड जो होता है आपका लेथ में यूज, ठीक है। इसी का मॉडिफाई ये है, मतलब इसमें जो प्रॉब्लम था उसको मॉडिफाई करके एकमे थ्रेड को बनाया गया, तो ये ज्यादातर यूज होता है बहुत जगह, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ नट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, देखिए जैसे कि एक तो अपने पास बोल्ट होता है और दूसरा क्या होता है, नट होता है। बोल्ट मतलब ये होगा नट को जिसको हम ऊपर से कस रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज होता है आपका। तो इसमें कह रहा है कि उसका डायमेंशन जो होता है किस आधार पे लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, बोल्ट हो गया। अब इसके ऊपर क्या है कि थ्रेड कटा हुआ होगा, सिंपल बात है। अब हम दूसरा क्या ले रहे हैं, तो नट ले रहे हैं, नट ले रहे हैं। रफ डायग्राम है इसीलिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है कि सर कैसा बना दिए आप, ये रफ डायग्राम है आपको समझने के लिए। तो कह रहा है जो हम इसका डिजाइन जो करेंगे, द डायमेंशन ऑफ नट, ये नट जो है आपका, ये आपका नट है और ये आपका क्या, बोल्ट। तो इसका डिजाइन जो हम करेंगे तो किस बेसिस पे, तो ये कह रहा है कि इसका जो बोल्ट का ये नॉमिनल जो डाया है, ये नॉमिनल डाया है इसके आधार पे। लेकिन इसका आंसर तो यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन एक और फैक्टर होता है जो इससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा फैक्टर होता है सर, तो जैसे कि आपका हाइट ऑफ नट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डिजाइन। इसका हाइट जो होता है नट का, ये वाला हाइट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है उसके डिजाइन में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं दिया है, तो आप नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट ले लीजिए, दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, मोस्ट अगर बोले दोनों में से, तो आपका ये वाला होता है, हाइट वाला फैक्टर मेन होता है।
अगला पॉइंट है आपका द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट कितना होता है, तो 0.8d। अब वो d क्या है सर, तो यही बोल्ट के नॉमिनल डायामीटर है भैया, ये जो आपका बोल्ट है इसी बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर है, यही आपका क्या है, तो हाइट। ठीक है, आगे बढ़े, अब कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं ना, आगे आइए। आगे आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेज इज यूज टू डिटरमाइन द पिच ऑफ ए थ्रेड, मतलब कौन सा हम गेज का यूज करें, प्रयोग करें, क्या करने के लिए, पिच को, मतलब जो पिच ऑफ थ्रेड, जो मतलब हमारे पास जो थ्रेड है उसके पिच को डिटरमाइन करने के लिए तो हम स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। हालांकि आगे हम पूरा थ्रेड लगाए हुए हैं तो वहाँ पे हम आपको पिच क्या है, उसका फ्लैंक क्या होता है, रूट क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, सब कुछ हम बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, धैर्य रख के थोड़ा देर और बैठिए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू ड्रो इनटू थीन शीट ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, जब आपको थीन शीट बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाइएगा, तो ओकरा अंदर प्रॉपर्टी कौन सा, मैलिएबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आधात वर्णीयता होना चाहिए। अगर उसके अंदर आधात वर्णीयता मैलिएबिलिटी जैसा प्रॉपर्टी है तो उसको आप पीट पीट करके थीन शीट एकदम चौड़ा सा बना सकते हैं जैसा आपको मन है। ठीक है, अगला हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, ये भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। तो हार्डनेस क्या होता है, जिसमें हार्डनेस ज़्यादा है उसके ऊपर आप जल्दी से स्क्रैच नहीं कर सकते, खरोच आप नहीं ला सकते। दूसरा है आपका टफनेस। टफनेस का काम क्या होता है कि एनर्जी को ऑब्जर्व करना। अब मान लीजिए एगो हाथ में आप कोयला ले लीजिए, दूसरा में एगो आयरन का रड ले लीजिए, कोयला पर एक हथौड़ी मारिएगा टूट फाट के एकदम राई छाई हो जाएगा, लेकिन क्या आप उसी लोहा के जो आयरन का रड है उस पर मारिएगा तो टूट फूट के राई छाई होगा, नहीं होगा, वो तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन आ जाए, थोड़ा लेंथ चेंज हो जाए, लेकिन वो और कुछ नहीं होगा, टूट के राई छाई नहीं होगा ना, तो वो ऑब्जर्व कर लिया, मतलब उसके अंदर टफनेस है लोहा वाला रड के अंदर। लेकिन कोयला जो आप लिए थे फूट के राई छाई हो गया, टफनेस नहीं है भैया उसके अंदर। अगला क्या आपका ब्रिटलनेस। देखिए ये डक्टिलिटी के अपोजिट होता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, तन्यता, जिसको आप घींचिएगा ना, अगर किसी मटेरियल के अंदर है तो उसको घींचिएगा तो उसे तार बन जाएगा बहुत बड़का। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटलनेस को घींचिएगा तो तुरंत टूट जाएगा, बिना आपको बताए हुए थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा और सीधे टूट के राई छाई हो जाएगा, वही आपका ब्रिटलनेस है। अपोजिट टू डक्टिलिटी होता है सो लिटल डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर एंड फेलियर अकर सडनली विदाउट एनी वार्निंग, मतलब बिना कहे सुने टूट जाएगा, विदाउट एनी वार्निंग। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा उस लेंथ में चेंजिंग आएगा और उसके बाद तुरंत जो है टूट जाएगा, वही आपका ब्रिटलनेस। मैलिएबिलिटी का बता दिया, इसे हम थीन शीट बनाते हैं। तो सब के सब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हिंदी का कोई चक्कर तो नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए। देखिए आगे कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ द सीट इनटू टू पीसेस ऑफ द मोर इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जब शेयरिंग करते हैं उसको तो हम पार्टिंग उसको बोलते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ड्रिल चक आर फिटेड ऑन ड्रिल मशीन्स स्पिंडल बाय मींस ऑफ। तो देखिए सबसे पहले अपने पास ड्रिल चक होता है, उसमें हम ड्रिल बिट को फिट करते हैं, लेकिन ड्रिल चक जिसके हिसाब से फिट होता है बाय मींस ऑफ, तो ये आपका आर बोर होता है। आर बोर्स के हिसाब से क्या होता है, मतलब ड्रिल चक को फिट किया जाता है। यही बात कर रहा है कि ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिल मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ, किसके द्वारा, तो यानी कि आर बोर के द्वारा हम उसके ऊपर फिट करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर। तो सोल्डर का काम क्या होता है, गरम करके चीजों को जोड़ देना। रेडियो का तार कभी छूटा है कि नहीं, तो ले गए होगा तुरंत मिस्त्री के पास, सर इसको थोड़ा सोल्डर कर दीजिए, मतलब मिस्त्री साहब के कहिएगा, मिस्त्री थोड़ा इसको सोल्डर जो है कर दीजिए, दोनों तरवा को एक जगह ला के जोड़ दीजिए। तो वही बात है यहाँ पे, जो आपका सॉफ्ट वाला जो होता है उसमें टीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 63, और क्या होगा, तो लीड जो होगा, लीड तो कितना बच गया, तो आपका 37, और ये आपका क्या हो गया, तो आपका टीन वाला इधर हो गया, लीड वाला इधर, आपका 37% हो गया। ये आपका सॉफ्ट सोल्डर होता है, और सोल्डर करने के लिए टेम्परेचर कितना, 420 डिग्री से कम होना चाहिए। लेकिन हालांकि रेलवे के परीक्षा में जो पूछा गया तो वहाँ 450 का ऑप्शन दिया था, तो वही लेके चलना है। इसको करने के लिए, यानी कि सोल्डरिंग को करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितना, 450 डिग्री से सेल्सियस से, यानी कि से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस बातों को आप समझ गए, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहीं पर जब हम ब्रेजिंग करेंगे तब उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उसका इससे ज्यादा होगा, 450 डिग्री से ज्यादा होगा ब्रेजिंग, यहाँ लिख लीजिए।
ब्रेजिंग। तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर उसका कितना होगा, तो 450 डिग्री से ज्यादा होगा, तब उस केस में हम ब्रेजिंग करते हैं। ठीक है, समझने में कोई समस्या तो नहीं ना। आगे आइए, आगे आपको क्या कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक पावर हेक्सा ब्लेड। पावर हेक्सा ब्लेड करने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो यहाँ हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। ये आपका एक कटिंग टूल है, हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए यही है आपका पावर, मतलब जैसे कि आपका ब्लेड है और इसमें क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, इस ब्लेड को इसमें फिक्स करके लगा देते हैं, उसके बाद हम कटिंग का जो है काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका बना हुआ होता है, तो ये आपका हाई स्पीड स्टील का बना होता है। कैसे याद रखिएगा कि जब आप कटिंग करने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ नहीं करते रहता तो एकदम तेज में ऐसे 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 घिसते रहते हैं, तो स्पीड को आप अपना बढ़ाते हैं ना, तो इसे को रिलेट करके आप याद रख लीजिए कि हाई स्पीड स्टील का हम यूज उसमें करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यानी कि पर्पस ऑफ ग्लोब वाल्व पाइपलाइन। ग्लोब वाल्व जो होता है इसका पर्पस क्या होता है पाइपलाइन में। ठीक है, देखिए हिंदी वाले हिंदी में भी लिख करके दे देगा, इसे ग्लोब लिख के दे देगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख करके दे देगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों बात तो सामान्य है ना। तो देखिए कह रहा है कि क्या उसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, ग्लोब यानी कि जो आपका वाल्व होता है पाइपलाइन में उसका, तो इसका काम क्या होता है, जो फ्लो हो रहा है ना उसको कंट्रोल करना। कभी फाटक पे गए, जैसे कि कोई छोटा मोटा नदी होता है, देखिए वहाँ फाटक लगल रहता है, फाटक को उठा देता है, पानी भागने लगता है, फिर फाटक को गिरा देता है तो पानी रुक जाता है। ठीक है, छोटा मोटा नदी में चीजें होता है। तो यही पे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रास्ता एकदम क्लियर है, आपको यहाँ पे हम अलग करके दिखाए, यहाँ पूरा सिंबल है, रास्ता क्लियर है। और जब ये इसको टाइट करेंगे ना तो ये खिसक करके नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो पूरा जाम कर लेगा, पानी को आगे जाने ही नहीं देगा। तो इसका काम क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करना। इसका काम क्या होगा, टू कंट्रोल द वाटर फ्लो, यानी कि ग्लोब वाल्व का काम क्या होता है कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ स्लिप गेज। तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, क्रॉस सेक्शनल साइज होता है स्लिप गेज का, ये आपको याद रखना है कि 32 mm इंटू में क्या होता है आपका 9 mm होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड चीज है, आपको थोड़ा इसको याद रखना, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला क्या है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ गियर सेट यूज टू चेंज द रोटरी मोशन इनटू लीनियर मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए रोटरी को अगर आपको लीनियर में चेंज करना है, रोटरी का मतलब क्या, ऐसे ऐसे नचना, और लीनियर का मतलब क्या, या तो ऐसे जाना या तो ऐसे जाना, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो ये जो है आपका देख रहे हैं क्या, ये आपका पिनियन है, ये क्या आपका यहाँ पे लिखा भी है, देखिए पिनियन, पिनियन, और ये आपका क्या है, तो रैक, रैक है। ठीक है, तो जब हम इस पिनियन को घुमाएंगे तो ये रैक अपने आप घूमेगा कि नहीं, तो हम इसमें रोटरी मोशन दिए, मान लीजिए कि ऐसे घुमाएं और ये बेचारा क्या होने लगा कि ऐसे घूमने लगा, अपने आप अलग डायरेक्शन में जाने लगा। तो रैक और पिनियन का यूज करके हम रोटरी मोशन को किस में कर सकते हैं, तो लीनियर मोशन में, या तो हम अगर इस नीचे वाले को घुमा लेंगे तो ये ऊपर का वाला क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो अगर हम लीनियर मोशन इसमें दे देंगे तो ये अपने आप रोटरी मोशन में भी चला जाएगा। तो किसका काम होता है भाई साहब, तो रैक एंड पिनियन का काम। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला कह रहा है इसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बोल्ट है, तो आप पहचानिए। देखिए कि क्या लग रहा है, अरे भैया ये तो टेढ़ा मेरा ना घूमल है, तो कौन सा हो जाएगा, बेंट, यानी कि बेंट फंड, यानी कि बेंट फाउंडेशन बोल्ट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। नहीं देख रहा है टेढ़ा मेरा घुमा है, बेंट यानी कि बेंट है, मतलब ये टेढ़ा मेरा है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चल। ऐसे ही भी देखिएगा तो तुरंत छाड़ दीजिएगा, यहाँ आई का कोई मतलब है क्या, नहीं, राग का कोई मतलब है नहीं, लेविज का कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बेंट वाला है, देख के ही लग रहा है, तो आप आसानी से टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पाइप थ्रेड, गिव ए ऑप्शन। गिवन जो आपका ऑप्शन है इसमें से पाइप थ्रेड के लिए कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है पाइप थ्रेड के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बीएसपी जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यूज इन पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग में हम इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं, कहाँ करते हैं, पाइप फिटिंग में इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं। किसका, तो बीएसपी का, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो यूज इन पाइप फिटिंग में हम करते हैं। अगला आप इस चारों को देखिए, क्वेश्चन चारों से बनेगा भैया, एक पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
अगला आपका क्या है कि BSW यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवोर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका यूज करते हैं यूज फॉर जनरल पर्पस, मतलब कहते हैं ना कोनो काम नहीं तो ये काम कर लो, तो वही होता है आपका जनरल पर्पस। ठीक है, अगला आपका BA का मतलब क्या होता है ब्रिटिश एसोसिएट थ्रेड होता है, यूज फॉर यानी कि वाच स्क्रू या साइंटिफिक जो अपरेटस होता है वही में हम यूज करते हैं, यानी कि BA स्टैंडर्ड यानी कि ब्रिटिश एसोसिएट थ्रेड होता है। और वाच स्क्रू का मतलब क्या है, जैसे बड़ी छोटा सा बारीकी सा काम करना है तो वहां हम इसका यूज कर लेंगे, या साइंटिफिक अपरेटस मतलब थोड़ा सा अच्छे रूप से छोटे से बारीकी सा काम करना है तो साइंटिफिक अपरेटस हो जाए। अगला आपका क्या है कि यानी कि BSF है, इसका मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी उड़ी बन रहा है, कार उड़ बन रहा है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो चारों आपको याद रखना है, सब PDF में आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या करना है कि विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक, जो आपका स्क्रू जैक होता है उसमें किस टाइप के थ्रेड का आप यूज करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड का यूज हम करते हैं। लेथ में भी आप क्या देखिए कि स्क्वायर थ्रेड का ही यूज किए थे। ठीक है, तो जैसे कि आपका V थ्रेड हो गया, ये आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया, एकमे थ्रेड हो गया, इसका एंगल कितना होता है तो 29 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री। V वाला का कितना होता है तो 60 डिग्री होता है सर। बटरस वाला का कितना होता है तो 45 डिग्री होता है सर। अब ये तो बताए थे तुरंत, तो आपको याद ही होगा ना। उसके बाद ये आपका नकल थ्रेड है, ये आपका विटवोर्थ थ्रेड है, तो ये सब मेनली आपको याद रखना है। एकमे थ्रेड का एंगल परीक्षा में पूछा गया है तो आपको याद रखना ही रखना है, भूलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल्स इज कॉमनली यूज फॉर फिनिशिंग इनसाइड टीथ ऑफ गियर व्हील्स, जो आपका गियर व्हील्स होता है उसके अंदर के दांत को फिनिशिंग करने के लिए हम कौन सा फाइल का यूज करते हैं, यही ना पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा आपका, तो ये आपका यानी कि बैरेट फाइल का यूज करते हैं। बैरेट फाइल जैसे कि मतलब आप एक ऐसा जॉब देखे ना जो यानी कि डोब टेल होता है, मतलब यहाँ पे लिखा भी देखिए स्पेशल यूज फॉर डोब टेल गाइड फिनिशिंग वर्क ऑफ ए इंटरनल गियर टीथ, मतलब अंदर वाला। डोब टेल कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए रफ इमेज को दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि इसका रफ इमेज मैं दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ, ऐसे ऐसे ये चीजें हो गया, ऐसे डोब टेल होता है। ठीक है, तो ये अंदर वाला चीजों को अगर फिनिश करना है, इस अंदर वाले चीज को अगर मान लीजिए कि इसको अगर फिनिश करना है इस पोर्शन को, तो इसके लिए हम ये फाइल यूज करते हैं। कौन सा फाइल, तो यानी कि बैरेट फाइल का यूज जो हम करते हैं ऐसे चीजों को फिनिश करना, मान लीजिए यहाँ पे ये पोर्शन फिनिश करना है। ठीक है, तो ऐसे फाइल का हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोब टेल। ठीक है, अगला देखिए फाइल का काम क्या होता है, तो कटिंग करना, रिमूविंग करना और स्मूथिंग करना, किसको, तो मेटल यानी कि मटेरियल को ये सब काम करना होता है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मेटल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड वियर एब्रेशंस एंड द पेनिट्रेशंस कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हार्डनेस। अब ये तो हम आपको बताए हैं कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा हार्डनेस रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, वियर को, स्क्रैच को, इस सब को सहेगा, यानी कि वियर करेगा, मतलब उस सब से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडलर गियर, जो आइडलर का मतलब क्या होता है, आप गांव में ऐसे सुने हैं ना कि भैया ये तो बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है, मतलब आइडलर बैठा है, इसके पास कोई भी काम नहीं है, तो वही इसका भी काम होता है आइडलर गियर का। इसका अपना खुद का काम नहीं है, ये क्या करता है ना कि दूसरे गियर को दिशा को चेंज करने में काम आता है। देखिएगा ऐसे बैठे उठे लोग रहते हैं ना, वो दूसरे लोग को बड़ा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे से ऐसे कर लो, ऐसे से ऐसे कर लो, तो यही काम इसका भी है, दूसरे का डायरेक्शन चेंज करता है, इसका खुद का अपना कोई भी काम नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस। तो यहाँ आपका लगा हुआ है, देखिए मान लीजिए ये आपका पहला गियर है, ठीक है, और ये आपका मतलब ये आपका ड्राइवर है और ये आपका ड्रिवन है। अब इसका इसको मान लीजिए कि हम इधर की तरफ नचाएंगे और इसके साथ अगर दूसरा गियर लगा देते तो वो किधर की तरफ नचता, इधर की तरफ, लेकिन हमको दूसरा गियर है ना उसको भी इसी के डायरेक्शन में नचाना है, तो हम यहाँ पे बीच में वो आइडलर लगा दिए, अब फिर ये इधर की तरफ नच रहा है तो ये आपका इधर की तरफ नच गया। तो देख रहे हैं ना, अगर हम दोनों गियर को एक ही जगह लगा देते ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, लेकिन हमको यहाँ दोनों को सेम डायरेक्शन में लाना था, तो ये और ये दोनों का क्या हो गया, अब दोनों जो आपका गियर है ये आपका सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा
है, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। तो यही इसका काम था कि खाली क्या करना, दिशा दिखा देना और कुछ नहीं करना, खुद का इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है विशेष, समझ गए ना। तो यही आपका क्या है, आइडलर गियर है। और इसलिए आइडलर हम पुली भी पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा दम धरी। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो दो वची का कलर आपको पूछता है जो मैं नीचे लिख दिया हुआ। एक तो आपका पूछेगा ऑक्सीजन सिलेंडर का और दूसरा एसिटिलीन का। ऑक्सीजन सिलेंडर का यानी कि O2 का कलर पूछेगा और दूसरा एसिटिलीन यानी कि C2H2 का आपका कलर जो है ये पूछेगा। ऑक्सीजन का कैसा होता है, तब ब्लैक होता है, और जो आपका एसिटिलीन होता है इसका आपका मैरून होता है। ये हम डायग्राम लगाना थोड़ा भूल गए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना इसका ब्लैक और इसका आपका मैरून होता है। तो ऑक्सीजन का कैसा कलर होगा, ब्लैक आपका होगा कलर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द सरफेस कनेक्टिंग। द सरफेस जो है, सरफेस कनेक्टिंग मतलब दो चीज को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिंग क्रस्ट एंड रूट ऑफ ए थ्रेड इज टर्म्ड एज। तो क्या उसको बोलते हैं, उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। हिंदी में भी फ्लैंक के लिखल रहेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए। अब इस डायग्राम को समझिए, आपका सारा मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कंसेप्ट आपके अंदर बिल्ट अप हो जाएगा। ये देख रहे हैं आपको थ्रेड देख रहे हैं, तो देखिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये नीचका वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मतलब जड़ी है एकदम। और ऊपरका वाला को क्या बोलते हैं, ये ऊपरका वाला को क्रस्ट बोलते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला है। ये दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, तो पिच बोलते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। दो थ्रेड है यानी कि चूड़ी है, वो दोनों चूड़ी के बीच के दूरी जो होगा उसको क्या बोलेंगे, तो पिच बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, जो ई मतलब ये तो रूट हो गया, ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये दोनों का जो जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना, जो नीचे वाला रूट और ऊपर वाला क्रस्ट, ये दोनों के जोड़े वाला जो ना टेढ़ा लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे फ्लैंक। अब समझ में आ गया बात। अब इसमें देख लीजिए, ये आपका माइनर डाया है, माइनर मतलब सबसे छोटे किनमा वाला। ये आपका पीच डाया है, मतलब दोनों चूड़ी के बीच से जो ले लेते हैं वो पीच डाया आपका हो जाता है। और जो दोनों चूड़ी के सबसे ऊपर से ले लेते हैं, थ्रेड के ऊपर से, तो ये आपका मेजर डाया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी तीनों क्लियर हो गया कि ये आपका जहाँ तक ले, ये रूट पर से ले लेते हैं ना, रूट पर से, तो माइनर हो जाता है। और जब ये जो आपका ये जो मतलब चूड़ी जो है, थ्रेड है, इसके बीच से जब ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और जब सबसे ऊपरका से ले लेते हैं तो उसको हम मेजर डाया कहते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना सब कुछ। ये क्या आपका फ्लैंक एंगल, ये आपका फ्लैंक है, और इसके साथ जो एंगल बनाया था आपका फ्लैंक एंगल, ये आपका टोटल एंगल थ्रेड का हो जाएगा। ये आपका थ्रेड का टोटल एंगल हो गया। इसी तरह से जो आपका थ्रेड था एक में, तो हम क्या बताए थे, कितना होगा, 30 डिग्री। कभी कभी हाफ का भी पूछता है तो 14.5। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। फ्लैंक का क्या मतलब है कि दो चीजों को जो जोड़ रहा होगा, यानी कि क्रस्ट को और रूट के थ्रेड को जोड़ रहा होगा, वही आपका क्या है, वही है आपका फ्लैंक है। आगे बढ़िए, देखिए आगे आपको क्या कह रहा है कि यानी कि फीलर गेज इज यूज फॉर। हम क्यों फीलर गेज का यूज क्यों करते हैं, तो मान लीजिए कि दो चीज के बीच में थोड़ा गैप छूटल है, तो हम उसको कैसे चेक करें, तो फीलर गेज में क्या करते हैं, पत्ती होता है, पतला पतला पत्ती होता है, इसके ऊपर डायमेंशन लिखल रहता है। तो एक पत्ती के लगाएं, हिला के देखे, रहे तो अभी तो ढीले हैं, तो 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं। जितना से वो सेटल हो जाएगा ना, तो हम उस गैप को क्या करेंगे, मेजर कर लिए। अगर जितना ज्यादा पत्ती अंदर गया, एक मतलब उतना ज्यादा मोटा उसमें क्या है, गैप है। और फिर उसको निकाल करके उसके ऊपर डायमेंशन लिखा रहता है, उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कि गैप जो है कितना। मान लीजिए कि इतना मोट के गैप है और पत्ती जो है आपका इतना पतला, इतना मोट के गैप है और पत्ती इतना पतला। लगाए, अरे यार अभी तो ढीले हैं, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 5 6 जब लगाए तब देखिए अच्छा अब टाइट हो गया। तो अब हमको इसका अगर डायमेंशन पता है तो इस गैप का भी डायमेंशन ना पता हो जाएगा। तो वही काम इसका होता है फीलर गेज का, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, चेकिंग द गैप बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट्स, यही काम होता है आपका फीलर का, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेस ऑफ बॉल बेरिंग। देखिए अब यहाँ डायग्राम तो ना लगा है, लेकिन हम आपको समझा देंगे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बॉल बेरिंग के रेस जो था किस मटेरियल का बना होता है, क्रोमियम का बना होता है, लेकिन आपको थोड़ा समझना भी है। देखिए यहाँ ये आपका हो गया और ये आपका मान लीजिए कि एगो और हो गया, ठीक है। अब इसमें हम जो बॉल बेरिंग है ये हम दूसरे कलर से लगा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि आपका बॉल हो गया, इसमें ये आपका इसमें बॉल हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका ये अंदर वाला जो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर रेस। क्या बोलते हैं, इनर रेस। और ये जो है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर रेस। आउटर रेस मतलब ये इनर मतलब क्या, अंदर वाला, अंदर वाला। और ये आपका आउटर मतलब बाहर वाला।
बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका बना हुआ है, तो यही बात यहाँ पूछा रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए रेस ऑफ बॉल बेरिंग। तो ये जो आपका बना होता है, ये मटेरियल जो पे बॉल बेरिंग जो है नचता है, वो किसका बना होता है? तो ये आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है, उसमें जंग उंग नहीं लगता है, एकदम वो मतलब ये स्मूथ रहता है, ठीक है। तो क्रोमियम स्टील का आपका बना हुआ था, जो रेस होता है बॉल बेरिंग का, ये आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को समझ गए ना, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या कह रहा है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग इन विच आउटर लेयर इज मेड हार्ड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन के अमाउंट को इंक्रीज करके किसी सरफेस को, मान लीजिए सरफेस है और इसको हमको हार्ड करना है, और कार्बन के अमाउंट को इंक्रीज करके, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसमें मटेरियल जो होता है मेरे पास, उसको हम हीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि लगभग आप इसमें 800 डिग्री से लेकर के, हालांकि इसके आसपास रहता है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट कर लेते थे, पूरा गर्म हो जाता है। उसके बाद जहाँ भी कार्बन का मटेरियल अवेलेबल हो, कार्बन कंटेंट अवेलेबल हो, जैसे कि चारकोल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके बीच में हम उसको रख देते हैं और धीरे धीरे इसके जो मतलब सरफेस होता है, इस पर कार्बन बहुत सारा आ जाता है। उसके बाद ये आपका हार्ड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बोराइजिंग। एनिलीन आपका क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग। और टेम्परिंग क्या होता है, हम थोड़ा आपको बता देते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए एनिलीन आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भट्ठी है, आपके पास ये कोई मेटल है, मटेरियल है, ठीक है, और आपके पास कोई भट्ठी है, तो आप भट्ठी में इसको खूब रख दिए, गर्म करने लगे। गर्म करते 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 एकदम इसको लाल बना दिए। क्या बना दिए? लाल बना दिए। 800-900 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर दिए, मतलब पिघला हुआ ना है, पूरा लाल हो गया। अब लाल तय हो गया, लेकिन इसको ठंडा होने के लिए वो ये भट्ठी में छोड़ दिया। अब भट्ठी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और ये हो जो है आपका मटेरियल वही राख में ठंडा हो रहा है। खूब लंबा टाइम तक ठंडा होते जा रहा है, खूब लंबा टाइम तक ठंडा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। समझ में आया? दूसरा आपका नॉर्मलाइजिंग है। हम प्रोसेस सेम किए, लेकिन अब इसको जब ये गर्म हो गया था पूरा पूरा लाल, तो इसको भट्टी में से निकाल के बाहर धर दिए। अब बाहर एयर में, हवा में धर दिए। अब हवा में खूब देर तक ही ठंडा हुआ, तो इससे जो भट्टी में था उससे तो जल्दी है ना ठंडा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजिंग। टेम्परिंग क्या होता है? पहले हम किसी भी चीज़ को हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग मतलब क्या? खूब इसको पहले लाल किए, और जैसे अब हम क्या कर रहे हैं कि हवा में ठंडा नहीं कर रहे हैं, कोई तेल का डिब्बा है वही में बुड़का दिए या पानी में बुड़का दिए और उसमें ठंडा किए, तो बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी ठंडा होने के चक्कर में ये खूब ज़्यादा हार्ड हो गया। अब इसमें जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए था वो रहिए नहीं गया। तब इसको हम थोड़ा सा और हीट करके, और तब उसको हम अपने यूज के प्रॉपर्टी लायक बनाते हैं, तब वही क्या होता है? आपका टेम्परिंग होता है। समझ में आया ना? चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या कह रहा है कि इन द होल बेसिस सिस्टम द होल इज केप्ट कांस्टेंट। अगर होल बेसिस सिस्टम होगा, ये होल बेसिस सिस्टम, देखिए यहाँ पे अगर होल बेसिस सिस्टम होगा, तो इसमें आपका क्या होगा कि होल कांस्टेंट होगा। होल आपका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और जब आपका साफ्ट बेसिस सिस्टम होगा, तब इसमें साफ्ट आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, साफ्ट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है होल बेसिस सिस्टम, तो होल आपका कांस्टेंट है, तो कह रहा है भैरी कौन करेगा? भैया ऊपर नीचा कौन करेगा? तो तल जो है आपका साफ्ट करेगा, यही आपका ऊपर नीचा करेगा भैरी, होल आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं होल के जगह साफ्ट कर दिया रहता, तब आपका फिर होल जो है वो तल करता, ऊपर नीचे करता, वो भैरी करता। तो इसमें होल बेसिस है, तो होल आपका कांस्टेंट रहेगा, और भैरी जो है ऊपर नीचा दोनों साफ्ट करेगा, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे भी देखे ना शादी उदी में, जिस लड़का का शादी रहता है अस्थिर रहता है, अब मामा चाचा फुआ क्या करते रहते हैं? फूफा तल करते रहते हैं ना, तो वही बात है यहाँ पे भी। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मार्किंग मीडिया इज यूज फॉर, क्या करना है कि फाइल मशीन फिनिश सरफेस। जो आपका मशीन से पूरा फिनिश सरफेस होता है, एकदम बढ़िया से मशीनिंग कर दिए हैं, अब इसको बिल्कुल एकदम जाने लायक हो गया, मतलब यूज करने लायक हो गया, तो उस पर जो हम मार्किंग करते हैं, कोई चिन्हा लगाते हैं या कुछ लिखते हैं, तो कौन सा मीडिया का प्रयोग करते हैं? देखिए मार्किंग मीडिया का काम होता है उसके ऊपर लिखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं? तो पर्सियन ब्लू पेंट का हम यूज करते हैं
हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर कोनो ऐसे ही जनरल टाइप रफ टाइप सामान है तो हम चौक का प्रयोग उसके ऊपर कर लेते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते थे, तो देखिए कोनो रफ सीट उठ है, फाइल है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, चौक से लिख देते हैं। लेकिन एकदम पूरा फिनिश है, मशीनिंग वाला है, तो हम पर्सियन ब्लू पेंट का यूज करके उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आपका मार्किंग मीडिया क्या होता है, तो व्हाइट बास भी होता है, मतलब उजला वाला जो होता है वो, उसके बाद पर्सियन ब्लू भी होता है, कॉपर सल्फेट, ये सब आपका क्या होता है, मार्किंग मीडिया का काम होता है। चौक भी होता है, तो ये सब मार्किंग मीडिया के लिए यूज करते हैं। मार्किंग मीडिया का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम उसके ऊपर एक बार लिख दे तो ऑपरेशन करने में हमें वो फायदा मिले। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, हम 64 नंबर पे आ गए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ कॉमन थ्रेड फास्टनर। इसमें से कौन जो है टाइप मतलब नहीं है, कॉमन फास्टनर नहीं, मतलब कसने वाला कौन नहीं है, टाइट करने वाला कौन नहीं है। आप तो कह रहा है स्क्रू। हाँ, हम स्क्रू से तो टाइट करिए देते हैं किसी न किसी चीज़ को ना। गांव बड़गर में सुने इनको कोई स्क्रू कस दिया है, मतलब वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका बोल्ट है, उसके बाद क्या नट है, तो इस सबसे हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को टाइट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फास्टनर मतलब टाइट करने वाला, पिन से भी टाइट करते हैं। जैसे पिन लगा देते हैं, ऐसे घुसा देते हैं, होल रहता है वहाँ पे, और उसको मोड़ देते हैं तो टाइट हो जाता है। रिबिट का भी यूज कर लेते हैं। बाल्टी उल्टी पहले के ज़माना में देखे होइएगा, जो लोहा का बाल्टी होता है ना, उसमें रिबिट लगा करके ठोक देता था ना, दोनों का एक हथौड़ी लगा कर दूसरे साल से नहाई पर धर देता था और ठोक देता था, एकदम टाइट, लीकेज प्रूफ हो जाता था, मतलब लीकेज नहीं करता। अगला रिबिट भी हो गया, आपका नेल्स भी हो गया, उसके बाद आपका यानी कि कंक्रीट एंकर्स भी हो गया। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा कि फास्टनर हो जाएगा। लेकिन ये थ्रेडेड फास्टनर पूछे, ये सब आपका फास्टनर है। यहाँ पे देखिए थ्रेड फास्टनर पूछ रहा है, तो नेल्स आपका फास्टनर जरूर है लेकिन थ्रेड फास्टनर नहीं है। थ्रेड फास्टनर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए थ्रेड फास्टनर जो हो जाएगा जिसके ऊपर चूड़ी कटा हुआ होगा, दांत कटा हुआ, वो थ्रेड फास्टनर हो। तो जैसे कि आपका बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो जाएगा। स्टड का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से जिसमें नट लग सके वही आपका स्टड होता है, दोनों साइड से चूड़ी कटा हुआ। तो ये आपका थ्रेडेड फास्टनर है, ध्यान रखना। बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो गया। और जो आपका फास्टनर है वो आपका पिन्स हो गया, जैसे कि रिबिट हो गया, और आपका नेल्स हो गया, कॉर्नर एंकर्स हो गया। तो ये सब आपका क्या है, तो फास्टनर है। तो थ्रेडेड फास्टनर आपका नेल नहीं है। लेकिन अगर फास्टनर पूछा रहता तो ये हो जाता, लेकिन थ्रेड फास्टनर नहीं है भैया, ध्यान देके चलिएगा, परीक्षा में मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिटेड ऑन टॉप ऑफ द क्या कंपाउंड रेस्ट लेथ जो होता है, कंपाउंड रेस्ट जो आपका लेथ होता है उसके टॉप पे क्या होता है, तो आपका टॉप स्लाइड होता है उसके टॉप पे। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेथ को हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास में। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच मटेरियल यूज टू मार्क द फाइल, सॉरी मेक द फाइल। जो आप फाइल बनाते हैं, ये वाला फाइल जो बनाते हैं ना मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। किसका, हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। खास करके जो कटिंग मटेरियल होता है ऐसे ऐसे काटने वाला, उसमें हाई कार्बन स्टील का नहीं, हाई कार्बन स्पीड स्टील का यूज उसमें हम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका, हाई कार्बन स्टील। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि व्हाई सरफेस प्लेट इज यूज फॉर मार्किंग। सरफेस प्लेट का यूज क्यों करते हैं मार्किंग करने के लिए, इसीलिए ना क्योंकि उसमें एक डेटम लाइन होता है, उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ के रख देते हैं, उसके ऊपर हमको मापने में सुविधा हो जाता है। तो यही आपका सरफेस प्लेट है, इस पर हम सामान को रख देते हैं पहले, तब हम उसको मेजर करते हैं। ये आपका डेटम लाइन हो जाता है, यहाँ से ऊपर नीचा जो भी मापना है हम अपना मापते रहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड डेटम सरफेस या बेस। डेटम का मतलब क्या हो गया, अरे बेस जिस पे आप रख के काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया हमको इस पे रख के कोई चीज खड़ा करके रख देना, उसके बाद हमको इसको मापना है, मेजर करना है, तो ये क्या होगा, डेटम हो गया, जीरो लाइन हो गया, इससे ऊपर हम काम कर रहे हैं। समझे ना बात को। अगला देखिए, अगला क्या रहा है कि which types of belt is used when the distance between shaft is too short। मतलब अगर दो गो शाफ्ट के बीच में बड़ा कम डिस्टेंस है, जगह कम है, ठीक है, तो जगह कम है तो उसके बीच में हम कौन सा बेल्ट यूज करेंगे, तो भी बेल्ट का यूज जो है हम करेंगे। और भी बेल्ट का साइज भी पूछा गया परीक्षा में, तो कैसा होता है, ट्रेपीजियम होता है। कैसा साइज होता है, ट्रेपीजियम होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कैसा साइज है आपका, तो ट्रेपीजियम वाला आपका साइज है। ठीक है, मतलब समलंब इसको बोलते हैं। ये साइज आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। कह रहा है कि बेल्ट ड्राइव इज यूज द कॉमन मटेरियल, यानी कि सॉरी, बेल्ट ड्राइव इज यूज यानी कि कॉमन मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। बेल्ट ड्राइव के माध्यम से क्या होता है ना कि पावर ट्रांसमिशन करने के लिए कॉमन मेथड ये होता है
बेल्ट मटेरियल आपका क्या होता है, तो लेदर हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, सिंथेटिक हो गया, ये सब चीजें आपका होता है। टाइप्स ऑफ बेल्ट जैसे कि आपका कौन कौन होता है, फ्लैट बेल्ट होता है, बी बेल्ट होता है, टूथ बेल्ट को हम टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कम डिस्टेंस है तो किसका यूज करेंगे, वी बेल्ट का। इसका साइज कैसा होता है, तो ट्रेपीजियम होता है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा और नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब पतला होते जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल टाइप बिल्डिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल टाइप बिल्डिंग प्रोसेस इसमें से कौन जो है आपका मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका थर्मिट बिल्डिंग जो है आपका कन्वेंशनल टाइप नहीं है, जबकि फ्रिक्शन बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग ये सब आपका कन्वेंशनल टाइप है। यहाँ और भी लिखा है कन्वेंशनल टाइप, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल टाइप। तो ये आपका कन्वेंशनल टाइप आपका थर्मिट बिल्डिंग नहीं है। थर्मिट बिल्डिंग को और किस नाम से जानते थे, रेल बिल्डिंग के नाम से भी जानते। किस नाम से, रेल बिल्डिंग, रेल बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या आपका होता है, तो आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पाउडर, और क्या होता है, किसका रेशियो होता है, तो आयरन ऑक्साइड भी होता है। तो इसमें दोनों का रेशियो रहता है, एल्युमिनियम पाउडर 3 रेशियो में होता है और आयरन ऑक्साइड 1 रेशियो। न जाने कितने बार ये परीक्षा में पूछा गया है और उलट फेर करके दे देता है और आप हो जाते हैं वहां पे धाराशाही कंफ्यूज। तो एल्युमिनियम को आपको याद है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ऐसे याद रखिए। हालांकि 13 में तो देखिए दोनों आ जा रहा है, तो ये कंसेप्ट तो आपका नहीं चलेगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम जो पाउडर होता है उसका रेशियो कितना होता है, तो 3 और आयरन ऑक्साइड का 1 होता है। कन्वेंशनल टाइप का बिल्डिंग जैसे कि आपका गैस बिल्डिंग में कौन कौन हो जाएगा, तो जैसे कि आपका ऑक्सी एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सी हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिल्डिंग में बट हो जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा, सीम हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। आर्क बिल्डिंग में आपका कार्बन आर्क हो जाएगा, मेटल आर्क हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क हो जाएगा, मिग हो जाएगा जिसमें आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज होता है, टीग हो जाएगा जिसमें आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है जो कि आपका गैस के द्वारा बिल्डिंग करते हैं। न्यूअर बिल्डिंग में अगर बात करें तो यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग, लेजर बिल्डिंग, ये सब आपका हाई प्रोफाइल का बिल्डिंग होता है, ठीक है। अगर हम सॉलिड स्टेट बिल्डिंग की बात करें तो फ्रिक्शन बिल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन और एक्सप्लोसिव बिल्डिंग, ये सब आपका सॉलिड स्टेट बिल्डिंग में आता है। बिल्डिंग का पूरा चैप्टर है, मजे में पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ फिलर गेज ब्लड, यानी कि सॉरी ब्लेड। जो आपका फिलर गेज जो ब्लेड होता है उसका जो मतलब ज़्यादातर जो कॉमनली यूज किया जाता है उसका लेंथ कितना होता है, तो 100 mm उसका लेंथ जो होता है कितना होता है, 100 mm का उसका लेंथ जो होता है। द मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है उसका लेंथ जो होता है कितना होता है, तो ब्लेड का जो लेंथ होता है 100 mm होता है। हालांकि कभी अगर इंच में पूछ ले तो 3 से 5 mm होता है, या 75 से लेकर के 127 mm के बीच में होता है। स्टैंडर्ड आपका ये होता है, लेकिन इसका रेंज की अगर बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं तो कितना होता है, 75 से लेकर के 127 mm के रेंज में होता है। ये आपका नेट से डाटा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो गया। अगला देखिए, अगला अब हम लोग को 5 क्वेश्चन बचा है। देखिए कह रहा है कि टू होल्ड कटिंग टूल लाइक आपका ड्रिल हो गया, रिमिंग इन ए लेथ मशीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में हम क्या करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को पकड़ते हैं, जैसे कि ड्रिल को, रिमिंग मशीन को, इस सब को हम लेथ में किससे पकड़ते हैं, तो टेल स्टॉक के माध्यम से हम पकड़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका कि जिंक कोएटेड आयरन इज नोन एज, तो जिंक जो कोएटेड आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइज आयरन बोलते हैं। जब हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिंक को उसके ऊपर कोएटिंग कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है, रस्ट उसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंबा टाइम तक सुरक्षित रहता है। ये आपका पाइप जो है जिंक कोएटेड है, जिंक का कोएटिंग किया हुआ है, इसके ऊपर जल्दी जो है जंग नहीं लगेगा, रस्ट आपका नहीं लगेगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द साइज ऑफ ए स्मॉलेस्ट होल, मतलब जैसे कि स्मॉल होल का जो साइज है इज बिगर, मतलब बड़ा है, देन द साइज ऑफ बिगेस्ट शाफ्ट। कह रहा है जो शाफ्ट का सबसे बड़ा से बड़ा जो साइज है वो होल के सबसे छोटा साइज से कम में है। हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास होल था, ठीक है, होल था, और इसमें शाफ्ट का जो होल का सबसे छोटा साइज है ना, टॉलरेंस के बाद जो होल का सबसे छोटा साइज है ना, उस शाफ्ट के सबसे बड़ा साइज से भी बड़ा है होल का साइज। तो होल जब बड़ा है और शाफ्ट कम हो गया तो उसमें जाएगा आएगा जाएगा आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, क्लियरेंस फिट हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। यहाँ पे समझिए, देखिए
जैसे कि मान लीजिए ये आपका होल था, ये ऊपर वाला जो होल बेसिस सिस्टम है तो होल था, और ये आपका शाफ्ट हो गया पतला है, देख रहे हैं ना, ये शाफ्ट आपका पतला, होल से छोटा है, तो ये आपका क्लियरेंस फीट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका शाफ्ट था और होल था दोनों ओवरलैप करने लगा, हथौड़ी मार के उसको अंदर भेजना पड़ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिशन हो गया। आज जब शाफ्टे बड़ा हो गया होल से तब मुसीबत बहुत बढ़ गया, तो इसको इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। जब शाफ्ट बड़ा हो जाएगा होल से तो इंटरफेरेंस, दोनों ओवरलैप करेगा तो ट्रांजिशन, और जब शाफ्ट छोट किनमा हो जाएगा होल से तब क्लियरेंस फिट। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है कि प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक। क्या करते हैं इसे, जो रिंग गेज होता है, मान लीजिए रिंग गेज आपका कैसा होता है, ऐसा होता है आपका रिंग गेज, रिंग गेज आपका इस टाइप का होता है, ठीक है, इसमें आपका ये चीजें बना होता है, ठीक है, रिंग गेज। तो इसे हम क्या चेक करते हैं, आउटर डायामीटर ऑफ वर्क पीस, जो हमारा वर्क पीस होता है उसके आउटर डायामीटर को इससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि टैप वाशर आर यूज, वाशर का यूज क्यों करते हैं, अरे कॉल में, बोर्डिंग में, सब जगह तो वाशरे का यूज ना करते थे, गांव में तुरंत बोल्ट को लगाते थे, ऊपर से वाशर डालते थे, नट को टस मतलब कस देते थे, कहते थे ये क्यों लगा रहे, तो कहता था बढ़िया से टाइट रहती तई लगी, तो बढ़िया से टाइट रहती का मतलब कहती लीकेज प्रूफ रहता ना, तो वह बात है। फॉर यानी कि लॉकिंग द नट, बढ़िया से नट को टाइट कर देता है वो बोल्ट के ऊपर, ठीक है, इसी के लिए लॉकिंग नट करने के लिए, और उससे माध्यम से क्या होता है, अगर वाशर जो है प्लास्टिक वाला है तो लीकेज भी प्रूफ उससे हो जाता है। तो यही है, देख रहे हैं वैरायटी का हम आपके लिए वाशर लगा दिए हैं। तो कह रहा है टैप वाशर यूज फॉर लॉकिंग द नट्स, यानी कि नट्स को लॉक करने के लिए। तो भैया ये रहा आपका 75 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस जो मेरे द्वारा दिया गया है। जितने भी डीजल के भाई लोग हैं उनके लिए भी लेकर के आऊँगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भेदभाव नहीं लगा होगा पूरे लेक्चर में, थोड़ा बहुत लगा है तो एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए, क्या पता परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में अच्छा से समझ में आ जाए, उसी के वजह से आपका मेरिट बन जाए। तो हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई कर पाइएगा। देखिए मेहनत करिएगा अच्छा से तो उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको जो इतने देर में हम 75 क्वेश्चन कराए हैं, ये पहले सब क्वेश्चन को निकाले हैं, एक एक क्वेश्चन काट करके आपके लिए पीपीटी में लगाए हैं, फिर सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से बनाए हैं, फिर सब क्वेश्चन में जहां डायग्राम का जरूरत है आपको डायग्राम दिए हैं, उसके बाद आ करके इस गर्मी में समझा रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक अच्छा सा बेस्ट सा कॉमेंट छोड़ के जाना है, आपको कैसा लगा ये क्लास, ऐसे ही आप और भी क्लास चाहते हैं क्या। और हम प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा इंटरनेट पे, मतलब जैसे कि यूट्यूब पे ही चला रहे हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। कोर्स का पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जो मैं ट्रेड थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको डेमो क्लास देखना होगा तो वो पूरा चैप्टर है यूट्यूब पे पढ़ा दिए, वहाँ से भी आप देख करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन में इसी बार आप अपने जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा सिर्फ एक लाइक का और एक अच्छे से कमेंट का, इतना देर के मेहनत के बदले। तो आज के लिए इतना ही रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।